नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं सौरभ कुमार सिंह स्टडी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं दोस्तों बिहार से संबंधित 500 वन लाइनर प्रश्न जो बीपीएससी, बीएसएससी और एसआई के सभी एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। यानी बिहार के सभी एग्जाम का ये निचोड़ प्रश्न है दोस्तों 500। अगर आप ये सिर्फ 500 प्रश्न अगर पढ़ लेते हैं तो ये तो हम कह सकते हैं दोस्तों बिहार से संबंधित जो भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा वो आपसे गलत नहीं होगा। और ये बीपीएससी और बीएसएससी और एसआई के लिए ये अति महत्वपूर्ण है। ये सभी 500 प्रश्न को हम लोग नंबर बाय नंबर, पेज बाय पेज सिर्फ 1.5 घंटा में दोस्तों हम पूरी अच्छी तरह से कंप्लीट कर देंगे। और स्टार्ट करने से पहले एक बात और कहना चाहेंगे दोस्तों, और ये जो 500 प्रश्न है ये सभी 500 प्रश्न वैसे प्रश्न हैं जो कुछ ऐसे प्रश्न हैं दोस्तों जो डिफ़िकल्ट है, यानी उसको लगेगा कि दोस्तों को वो आप फर्स्ट बार पढ़ रहे हैं, इसीलिए वो आपको दिक्कत करेगी दोस्तों। तो आप लोग घबराइएगा नहीं, क्योंकि उसका लैंग्वेज भी दोस्तों कुछ अलग ही है। जो लैंग्वेज एग्जाम में पूछा जाता है वही लैंग्वेज है। सभी क्वेश्चंस सेम टू सेम एग्जाम में पूछा गया है, सेम डाटा के साथ। तो सभी को हम लोग दोस्तों स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले एक सोहनलाल दुर्वेदी जी का एक कोट्स है जिसे आप लोगों के पीछे हम रखना चाहेंगे, और इस कोट्स को आप हमेशा अपने मन में रखिएगा। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर सवार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिर कर चढ़ना नहीं आखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता है। मिलते नहीं सहजी मोती गहरे पानी में, मिलते नहीं सहजी मोती गहरे पानी में, बढ़ता दोगुना उत्साह इसी हैरानी में। मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। एक अंतिम पंक्ति है दोस्तों, असफलता एक चुनौती है इसे स्वीकार करो, असफलता एक चुनौती है इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम। संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम, कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। अगर दोस्तों जीवन में मुसीबत आए तो कभी घबराना मत, क्योंकि गिरकर उठने वाले ही तो इतिहास बदलते हैं दोस्तों। इस पॉइंट को आप हमेशा याद रखिएगा। और एक बात हमेशा याद रखिएगा, मेहनत कभी भी व्यर्थ नहीं होता है। मेहनत का फल जो भी होता है बहुत ही अच्छा होता है। और आप लोग मेहनत कर सकते हैं दोस्तों, बिल्कुल कर सकते हैं। सिर्फ आप लोग अपनी ज़िंदगी, अपनी लाइफ के लिए एक बार मन और जिद के साथ एक बार भिड़ जाइए। देखिए एग्जाम कैसे नहीं निकलता है। एग्जाम 100% निकलेगी दोस्तों, हम गारंटी के साथ कहते हैं। सिर्फ आप लोग एक बार मन और जिद के साथ एक बार भिड़ जाइए, और हमसे जितना होगा हम आप लोगों के साथ हमेशा रहेंगे दोस्तों। कुछ ना कुछ लेके हम पर डे आते रहेंगे। और ये सभी प्रतियोगी परीक्षा के लिए समान रूप से अति महत्वपूर्ण है दोस्तों, जो बिहार से रिलेटेड एग्जाम होती है। बिहार सामान्य ज्ञान 500 वन लाइनर ये प्रश्न है। चलिए दोस्तों हम बिना देर के हुए स्टार्ट करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट बिहार जी के वन लाइनर क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन है, बहारिस्तानी गेवी किसकी रचना है? मिर्जा नाथन का। बहारिस्तानी गेवी किसकी रचना है? मिर्जा नाथन का। प्राचीन पाटलिपुत्र के संबंध में जानकारी के स्रोत हैं भग्नावशेष, यात्रा वृत्तांत और धार्मिक ग्रंथ। प्राचीन पाटलिपुत्र के संबंध में जानकारी के स्रोत हैं भग्नावशेष, यात्रा वृत्तांत और धार्मिक ग्रंथ। अशोक के लघु शिलालेख प्राप्त हुआ है सासाराम से। अशोक का लघु शिलालेख प्राप्त हुआ है सासाराम से। बिहार से प्राप्त मौर्यकालीन अभिलेखों की भाषा क्या है? प्राकृत। बिहार से प्राप्त मौर्यकालीन अभिलेखों की भाषा क्या है? प्राकृत। बिहार से प्राप्त मौर्यकालीन अभिलेखों की लिपि क्या है? ब्राह्मणी। बिहार से प्राप्त मौर्यकालीन अभिलेखों की लिपि क्या है? ब्राह्मणी। मिर्तुल अहवाल किसकी रचना है? मुल्ला बहबहानी की। मिर्तुल अहवाल किसकी रचना है? मुल्ला बहबहानी की। मध्यकालीन मिथिला के इतिहास के स्रोत में महत्वपूर्ण है कृतिलता, कृतिपताका, वर्ण रत्नाकर। मध्यकालीन मिथिला के इतिहास के स्रोत में महत्वपूर्ण है कृतिलता, कृतिपताका, वर्ण रत्नाकर। बिहार के धातु प्रस्तर रंगीन अवशेष मिले हैं चिरांद, छपरा, चेचर, वैशाली एवं सोनपुर और मनेर से।
बिहार के धातु प्रस्थ रंगीन अवशेष मिले हैं चिरांद छपरा से, चेचर वैशाली से, सोनपुर मनेर से। बिहार के गया जिले के अपसट से प्राप्त अभिलेख में किस राजवंश के बारे में जानकारी मिलती है? परवर्ती गुप्त वंश। बिहार के गया जिले के अपसट से प्राप्त अभिलेख में किस राजवंश के बारे में जानकारी मिलती है? परवर्ती गुप्त वंश। बिहार प्रांत के आरा से प्राप्त देव बनार्क का लेख तथा शाहपुर पटना एवं मंदर बांका से प्राप्त लेखों में जानकारी मिलती है परवर्ती गुप्त वंश के बारे में। बिहार प्रांत के आरा से प्राप्त देव बनार्क का लेख तथा शाहपुर पटना एवं मंदर बांका से प्राप्त लेखों में जानकारी मिलती है परवर्ती गुप्त वंश के बारे में। पाल शासकों के बारे में जानकारी मिलती है देवपाल के मुंगेर अभिलेख से, नारायण पाल का भागलपुर ताम्रपत्र अभिलेख से, महिपाल प्रथम के नालंदा एवं मुजफ्फरपुर अभिलेख से। पाल शासकों के बारे में जानकारी मिलती है देवपाल के मुंगेर अभिलेख से, नारायण पाल का भागलपुर ताम्रपत्र अभिलेख से, महिपाल प्रथम के नालंदा एवं मुजफ्फरपुर अभिलेख से। बिहार के लिए सर्वाधिक प्राचीन साहित्यिक स्रोत है अथर्ववेद। बिहार के लिए सर्वाधिक प्राचीन साहित्यिक स्रोत है अथर्ववेद। बिहार में स्थित महाजनपदों के बारे में जानकारी मिलती है अंगुत्तर निकाय से। बिहार में स्थित महाजनपदों के बारे में जानकारी मिलती है अंगुत्तर निकाय से। नालंदा के सराय टीला में उत्खनन से प्राप्त हुआ है पाल काल का बौद्ध विहार। नालंदा के सराय टीला में उत्खनन से प्राप्त हुआ है पाल काल का बौद्ध विहार। बौद्ध साहित्य विनय पिटक एवं दीघ निकाय से जानकारी मिलती है मगध के राजतंत्र एवं वैशाली के गणतंत्रों के बारे में, मुर्यत्तर बिहार के बारे में। बौद्ध साहित्य विनय पिटक एवं दीघ निकाय से जानकारी मिलती है मगध के राजतंत्र एवं वैशाली के गणतंत्र के बारे में, मुर्यत्तर बिहार के बारे में। थोड़ा सा रंग चेंज कर लेते हैं दोस्तों। बिहार में बड़े पैमाने पर उत्खनन कार्य करवाने वाला तथा कई प्राचीन स्थलों की खोज करने वाले पुरातत्ववेत्ता थे कनिंघम। बिहार में बड़े पैमाने पर उत्खनन कार्य करवाने वाला तथा कई प्राचीन स्थलों की खोज करने वाले पुरातत्ववेत्ता थे कनिंघम। नालंदा में स्थित बड़ा गांव नालंदा महाविहार का पता किसने लगाया? कनिंघम ने। नालंदा में स्थित बड़ा गांव नालंदा महाविहार का पता किसने लगाया? कनिंघम ने। पुरातत्ववेत्ता कनिंघम ने बिहार में खोज की थी केसरिया स्तूप, चंपारण, लौरिया अरेराज का अशोक स्तंभ, बसाठ के अवशेषों के आधार पर वैशाली के प्राचीन स्थल। पुरातत्ववेत्ता कनिंघम ने बिहार में खोज किया था केसरिया स्तूप, चंपारण में है ये, लौरिया अरेराज का अशोक स्तंभ, बसाठ के अवशेषों के आधार पर वैशाली के प्राचीन स्थल। विदेह के राजा जनक ने निष्क या सुवर्ण या सतनाम उपहार में दिए हैं, यह कहाँ वर्णित है? यह कहाँ वर्णित है? तो याद रखिए बृहदारण्यक उपनिषद में। विदेह के राजा जनक ने निष्क या सुवर्ण या सतनाम उपहार में दिए, यह कहाँ वर्णित है? तो बृहदारण्यक उपनिषद में। बिहार से प्राप्त पहला द्विभाषी अभिलेख किस मध्यकालीन शासक से संबंधित है? शेरशाह। बिहार से प्राप्त पहला द्विभाषी अभिलेख किस मध्यकालीन शासक से संबंधित है? शेरशाह से। वह पहला मुगल शासक कौन था जिसके अभिलेख बिहार में मिले हैं? अकबर। वह पहला मुगल शासक कौन था जिसके अभिलेख बिहार में मिले हैं? अकबर। बौद्ध धार्मिक साहित्य में कौन ग्रंथ प्राचीन बिहार के इतिहास के संबंध में जानकारी का स्रोत है? दीघ निकाय। बौद्ध धार्मिक साहित्य में कौन ग्रंथ प्राचीन बिहार के इतिहास के संबंध में जानकारी का स्रोत है? दीघ निकाय। सियर उल मुताखरीन की रचना किसने की? गुलाम हुसैन तबतबाई। सियर उल मुताखरीन की रचना किसने की? गुलाम हुसैन तबतबाई। मुल्ला बहबानी यात्री थे ईरान के। मुल्ला बहबानी यात्री थे ईरान के। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? राजनीतिक नीतियां का। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? राजनीतिक नीतियां का।
राजनीतिक रत्नाकर पुस्तक के लेखक हैं चंदेश्वर। राजनीतिक रत्नाकर पुस्तक के लेखक हैं चंदेश्वर। कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र किस विषय पर आधारित है? शासन कला के सिद्धांत और अभ्यास पर। कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र किस विषय पर आधारित है? शासन कला के सिद्धांत और अभ्यास, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। नेक्स्ट है, उद्वंत प्रकाश के लेखक कौन है? मौलिक कवि। उद्वंत प्रकाश के लेखक कौन है? मौलिक कवि। मौर्यकालीन स्थापत्य कला के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं पाटलिपुत्र से, बराबर से और राजगृह से। मौर्यकालीन स्थापत्य कला के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं पाटलिपुत्र से, बराबर से, राजगृह से। बिहार पर गढ़वालों के आधिपत्य का प्रमाण मिलती है मनेर ताम्रपत्र से। बिहार पर गढ़वालों के आधिपत्य का प्रमाण मिलती है मनेर ताम्रपत्र से। बिहार के किस तुर्क राजवंश के अभिलेख प्राप्त हुए हैं? तुगलक वंश। बिहार के किस तुर्क राजवंश के अभिलेख प्राप्त हुए हैं? तुगलक वंश। बिहार के किस क्षेत्र के संबंध में बसाती नूल उन्स एक मूल्यवान स्रोत है? तिरहुत। बिहार के किस क्षेत्र के संबंध में बसाती नूल उन्स एक मूल्यवान स्रोत है? तिरहुत। बिहार आने वाले महत्वपूर्ण चीनी यात्री का नाम क्या है? फाहियान, युआन चुआंग और इत्सिंग। बिहार आने वाले महत्वपूर्ण चीनी यात्री का नाम क्या है? फाहियान, युआन चुआंग और इत्सिंग। अपसड से प्राप्त एक मंदिर का भग्नावशेष प्राप्त हुआ है। इसकी दीवारों पर कथा दृश्य अंकित है रामायण के। अपसड से प्राप्त एक मंदिर का भग्नावशेष प्राप्त हुआ है। इसकी दीवारों पर कथा दृश्य अंकित है रामायण के। बिहार के पूर्व ऐतिहासिक काल का आरंभ कब हुआ था? तो 40,000 ईसा पूर्व। बिहार के पूर्व ऐतिहासिक काल का आरंभ कब हुआ था? 40,000 ईसा पूर्व। बिहार में आदि मानव के निवास के आरंभिक साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? मुंगेर एवं नालंदा से। बिहार में आदि मानव के निवास के आरंभिक साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? मुंगेर एवं नालंदा से। बिहार में आदि मानव के उपस्थिति के आरंभिक साक्ष्य किस युग के हैं? पूर्व प्रस्तर युग के। बिहार में आदि मानव के उपस्थिति के आरंभिक साक्ष्य किस युग के हैं? पूर्व प्रस्तर युग के। बिहार में मध्यवर्ती प्रस्तर युग के साक्ष्य मिले हैं मुंगेर से। बिहार में मध्यवर्ती प्रस्तर युग के साक्ष्य मिले हैं मुंगेर से। बिहार में चिरांद एवं चेचर से किस युग के अवशेष प्राप्त हुए हैं? नव प्रस्तर युग। बिहार में चिरांद एवं चेचर से किस युग के अवशेष प्राप्त हुए हैं? नव प्रस्तर युग। बिहार में ताम्र प्रस्तर युग के परवर्ती चरण के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? चिरांद, चेचर, सोनपुर एवं मनेर से। बिहार में ताम्र प्रस्तर युग के परवर्ती चरण के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? चिरांद, चेचर, सोनपुर एवं मनेर से। बिहार सहित पूर्वी भारत में आर्यों का आगमन हुआ था लगभग 800 ईसा पूर्व में। बिहार सहित पूर्वी भारत में आर्यों का आगमन हुआ था लगभग 800 ईसा पूर्व में। बिहार सहित पूर्वी भारत में आर्यों के विस्तार में सहायक था लोहे का उपयोग। बिहार सहित पूर्वी भारत में आर्यों के विस्तार में सहायक था लोहे का उपयोग। श्रुति तथा किंवदंती के अनुसार महाभारत युद्ध के समय बिहार में मुख्य राज्य कौन कौन थे? मगध, विदेह, अंग, लिच्छवी। श्रुति तथा किंवदंती के अनुसार महाभारत युद्ध के समय बिहार में मुख्य राज्य कौन कौन थे? मगध, विदेह, अंग, लिच्छवी। वेद के किस ग्रंथ में बिहार के विदेह राज्य में आर्यों के आगमन तथा निवास का साक्ष्य विवरण मिलता है? शतपथ ब्राह्मण में। वेद के किस ग्रंथ में बिहार के विदेह राज्य में आर्यों के आगमन तथा निवास का साक्ष्य विवरण मिलता है? शतपथ ब्राह्मण में। बिहार का कौन सा प्राचीन राज्य आरंभ में बहुत दिनों तक आर्यवर्त के बाहर था तथा अनार्य जाति के लोगों का आवास स्थल रहा था? मगध। बिहार के कौन सा प्राचीन राज्य आरंभ में बहुत दिनों तक आर्यावर्त के बाहर था तथा अनार्य जाति के लोगों का आवास स्थल रहा था? मगध। बिहार में उपनिषद काल में ब्राह्मण धर्म तथा ज्ञान का महान केंद्र था विदेह। बिहार में उपनिषद काल में ब्राह्मण धर्म तथा ज्ञान का महान केंद्र था विदेह। अथर्ववेद में व्रात्य शब्द का प्रयोग किस राज्य के लोगों के लिए किया गया? मगध। अथर्ववेद में व्रात्य शब्द का प्रयोग किस राज्य के लोगों के लिए किया गया? मगध। बिहार का कौन सा राज्य उत्तर वैदिक काल का एक महत्वपूर्ण राज्य है? विदेह। बिहार का कौन सा राज्य उत्तर वैदिक काल का एक महत्वपूर्ण राज्य है? विदेह।
बिहार भौगोलिक क्षेत्र की चर्चा सर्वप्रथम किस साहित्यिक रचना से मिलती है? शतपथ ब्राह्मण से। बिहार के भौगोलिक क्षेत्र की चर्चा सर्वप्रथम किस साहित्यिक रचना से मिलती है? शतपथ ब्राह्मण से। अंग महाजनपद की राजधानी थी चंपा। अंग महाजनपद की राजधानी थी चंपा। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारत में 16 महाजनपदों का उदय हुआ। इनमें कितने महाजनपद वर्तमान बिहार क्षेत्र में स्थित है? 3। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारत में 16 महाजनपदों का उदय हुआ। इनमें कितने महाजनपद वर्तमान बिहार क्षेत्रों में स्थित है? 3। बिहार के किन क्षेत्रों में अंग महाजनपद स्थित है? भागलपुर एवं मुंगेर। बिहार के किन क्षेत्रों में अंग महाजनपद स्थित है? भागलपुर एवं मुंगेर। बिहार के पटना तथा गया का जिला किस महाजनपद में सम्मिलित था? मगध। बिहार के पटना तथा गया का जिला किस महाजनपद में सम्मिलित था? मगध। मगध महाजनपद की राजधानी थी गिरिब्रज। मगध महाजनपद की राजधानी थी गिरिब्रज। मगध तथा अंग महाजनपद को कौन सी नदी पृथक करती है? चंपा नदी। मगध तथा अंग महाजनपद को कौन सी नदी पृथक करती है? चंपा नदी। बिहार में स्थित कौन सा महाजनपद 8 राज्यों का एक संघ था? वज्जी। बिहार में स्थित कौन सा महाजनपद 8 राज्यों का एक संघ था? वज्जी। वज्जी संघ की राजधानी थी वैशाली। वज्जी संघ की राजधानी थी वैशाली। बिहार के भागों में स्थित कौन सा महाजनपद में गणतंत्र था? वज्जी। बिहार के भागों में स्थित कौन सा महाजनपद में गणतंत्र था? वज्जी। ईसा पूर्व 6ठी सदी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी? वैशाली में। ईसा पूर्व 6ठी सदी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी? वैशाली में। मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? गिरिब्रज। मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? गिरिब्रज। प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों में एक था अंग। प्राचीन भारत में 16 महाजनपदों में एक था अंग। जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक और 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? कुंडग्राम वैशाली में। जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक और 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? कुंडग्राम में। महावीर के जन्म स्थल कुंडग्राम बिहार के किस जिले में है? वैशाली में। महावीर के जन्म स्थल कुंडग्राम बिहार के किस जिले में है? वैशाली में। महावीर स्वामी के पिता सिद्धार्थ का संबंध था वज्जी संघ से। महावीर स्वामी के पिता सिद्धार्थ का संबंध था वज्जी संघ से। महावीर स्वामी की माता त्रिशला राजकुमारी थी लिच्छवी की। महावीर स्वामी की माता त्रिशला राजकुमारी थी लिच्छवी की। महावीर स्वामी ने अपना अंतिम उपदेश दिया था पावापुरी में। महावीर स्वामी ने अपना अंतिम उपदेश दिया था पावापुरी में। महावीर की मृत्यु हुई थी पावापुरी में। महावीर की मृत्यु हुई थी पावापुरी में। प्रथम जैन संगति का आयोजन हुआ था पाटलिपुत्र में। प्रथम जैन संगति का आयोजन हुआ था पाटलिपुत्र में। प्रथम जैन संगति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? चंद्रगुप्त मौर्य। प्रथम जैन संगति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? चंद्रगुप्त मौर्य। प्रथम जैन संगति की अध्यक्षता किसने की थी? अस्तुलभद्र। प्रथम जैन संगति की अध्यक्षता किसने किया था? अस्तुलभद्र। प्रथम जैन संगति का आयोजन पाटलिपुत्र में हुआ था, जिसमें कार्य हुए थे जैन धर्म ग्रंथों के महत्वपूर्ण 12 अंगों का परिणयन किया गया एवं जैन धर्म के 2 भागों श्वेतांबर एवं दिगंबर में विभाजन हुआ। प्रथम जैन संगति का आयोजन पाटलिपुत्र में हुआ था, जिसमें कार्य हुए थे जैन धर्म ग्रंथों के महत्वपूर्ण 12 अंगों का परिणयन किया गया एवं जैन धर्म के 2 भागों श्वेतांबर एवं दिगंबर में विभाजन हुआ। जैन धर्म के 12वें तीर्थंकर वसु पूज्य की जन्मस्थली थी चंपा। जैन धर्म के 12वें तीर्थंकर वसु पूज्य की जन्मस्थली थी चंपा। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध ने गिरित्याग के उपरांत सर्वप्रथम गए थे वैशाली के समीप अलार कलाम के आश्रम में। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध ने गिरित्याग के उपरांत सर्वप्रथम गए थे वैशाली के समीप अलार कलाम के आश्रम में। गौतम बुद्ध को कहाँ कोटली और 5 ब्राह्मण मिले? बोध गया में। गौतम बुद्ध को कहाँ कोटली या कौंडिन्य है दोस्तों, कौंडिन्य एवं 5 ब्राह्मण मिले। कौंडिन्य, कोटली नहीं होगा, कौंडिन्य होगा, सही कर लीजिएगा। कौंडिन्य और 5 ब्राह्मण मिले दोस्तों, बोध गया में मिले थे, बिहार बोध गया में। गौतम बुद्ध को किस नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? निरंजना। गौतम बुद्ध को किस नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? निरंजना। राजगिरी में आयोजित प्रथम बौद्ध संगति में कौन से कार्य हुए? युद्ध की शिक्षाओं का संकलन सूत और विनय पिटक में हुआ। राजगिरी में आयोजित प्रथम बौद्ध संगति में कौन से कार्य हुए? युद्ध की शिक्षाओं का संकलन सूत और विनय पिटक में हुआ।
किस नगर से महात्मा बुद्ध का घनिष्ठ संबंध रहा? बोध गया, राजगीर और वैशाली से। किस नगर से महात्मा बुद्ध का घनिष्ठ संबंध रहा? बोध गया, राजगीर, वैशाली से। महात्मा बुद्ध ने पाटलिपुत्र के विनाश के कारणों की भविष्यवाणी की थी। उनमें सम्मिलित थी बाढ़, अग्नि, आंतरिक कलह। महात्मा बुद्ध ने पाटलिपुत्र के विनाश के कारणों की भविष्यवाणी की थी। उनमें सम्मिलित थी बाढ़, अग्नि और आंतरिक कलह। बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया जहां गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया जहां गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। प्रसिद्ध बौद्ध सारिपुत्र का जन्म हुआ नालंदा में। प्रसिद्ध बौद्ध सारिपुत्र का जन्म हुआ नालंदा में। प्राचीन भारत में साम्राज्यवाद की शुरुआत और विकास का श्रेय दिया जाता है मगध में। प्राचीन भारत में साम्राज्यवाद की शुरुआत और विकास का श्रेय दिया जाता है मगध में। मगध राज्य की आरंभिक राजधानी थी ग्रीवराज। मगध राज्य की आरंभिक राजधानी थी ग्रीवराज। महाभारत तथा पुराणों के अनुसार मगध का सर्वप्रथम राजवंश था बृहद्रथ। महाभारत तथा पुराणों के अनुसार मगध का सर्वप्रथम राजवंश था बृहद्रथ। मगध जनपद का संस्थापक था बिम्बिसार। मगध जनपद का संस्थापक था बिम्बिसार। बिम्बिसार एवं अजातशत्रु किस वंश के थे? हर्यक वंश के। बिम्बिसार एवं अजातशत्रु किस वंश के थे? हर्यक वंश के। मगध साम्राज्य का उत्कर्ष प्रारंभ हुआ बिम्बिसार के शासनकाल में। मगध साम्राज्य का उत्कर्ष प्रारंभ हुआ बिम्बिसार के शासनकाल में। बिम्बिसार ने किस राजकुमारी के साथ विवाह किया? कौशल देवी और चेलेना खेमा से। बिम्बिसार ने किस राजकुमारी के साथ विवाह किया था? कौशल देवी, चेलेना खेमा से। बिम्बिसार ने ब्रह्मदत्त को पराजित कर कौन सा राज्य जीता था? अंग। बिम्बिसार ने ब्रह्मदत्त को पराजित कर कौन सा राज्य जीता था? अंग। हर्यक वंश का दूसरा शासक था अजातशत्रु। हर्यक वंश का दूसरा शासक था अजातशत्रु। राजगीर में दुर्ग तथा स्तूप की स्थापना मगध के किस शासक ने की थी? अजातशत्रु। राजगीर में दुर्ग तथा स्तूप की स्थापना मगध के किस शासक ने की थी? अजातशत्रु। अजातशत्रु के साथ प्रेम संबंध के लिए चर्चित नर्तकी आम्रपाली कहाँ की थी? वैशाली की। अजातशत्रु के साथ प्रेम संबंध के लिए चर्चित नर्तकी आम्रपाली कहाँ की थी? वैशाली की। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था? ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था? ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में हुआ था। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किस शासक ने की थी? उदयन ने। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किस शासक ने की थी? उदयन ने। किस राजा ने पाटलिपुत्र को सर्वप्रथम मगध की राजधानी बनाया? उदयन। किस राजा ने पाटलिपुत्र को सर्वप्रथम मगध की राजधानी बनाया? उदयन ने। हर्यक वंश का अंतिम शासक था नागदशक। हर्यक वंश का अंतिम शासक था नागदशक। हर्यक वंश के उपरांत मगध पर किस वंश की सत्ता स्थापित हुई? शिशुनाग वंश। हर्यक वंश के उपरांत मगध पर किस वंश की सत्ता स्थापित हुई? शिशुनाग वंश। सर्वप्रथम मगध के किस शासक ने गिरिब्रज के अतिरिक्त वैशाली को भी अपनी राजधानी बनाया? शिशुनाग वंश। सर्वप्रथम मगध के किस शासक ने गिरिब्रज के अतिरिक्त वैशाली को भी अपनी राजधानी बनाया? शिशुनाग वंश। किस शासक ने पाटलिपुत्र को पुनः राजधानी बनाया और तब से मगध साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र ही रही? कालाशोक। किस शासक ने पाटलिपुत्र को पुनः राजधानी बनाया और तब से मगध साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र ही रही? कालाशोक। द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? कालाशोक। द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? कालाशोक। द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ हुआ था? वैशाली में। द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ हुआ था? वैशाली में। द्वितीय बौद्ध संगति की अध्यक्षता किसने की थी? साबाकामी ने। द्वितीय बौद्ध संगति की अध्यक्षता किसने किया था? साबाकामी ने। नंदवंश के संस्थापक था महापद्मनंद। नंदवंश के संस्थापक था महापद्मनंद। मगध के किस शासक को कली का अंश परशुराम अवतार, क्षत्रिय का नाशक और सर्व छत्रात्मक और एकक्षक और एकराट कहा गया है महापद्मनंद को। मगध के किस शासक को कली का अंश, परशुराम अवतार, क्षत्रियों का नाशक और सर्वक्ष त्रांतक और याद रखिए एकक्षक और एकराट कहा गया है महापद्मनंद को। नंदवंश का अंतिम शासक था मुंड। नंदवंश का अंतिम शासक था मुंड। ऐसे दोस्तों धनानंद था, ठीक है, ये मुंड। नेक्स्ट प्रथम ऑप्शन के अनुसार है प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? अजातशत्रु। प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? अजातशत्रु।
प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? राजगीर में। प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? राजगीर में। प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की थी? महाकश्यप। प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की थी? महाकश्यप। मगध साम्राज्य में कलिंग का विलय सर्वप्रथम किया गया था? महापद्मनंद ने किया था। मगध साम्राज्य में कलिंग का विलय सर्वप्रथम किया था? महापद्मनंद। किस राजा के द्वारा पाटलिपुत्र बसाया गया था? उदयन। किस राजा के द्वारा पाटलिपुत्र बसाया गया था? उदयन। मगध के शासक अजातशत्रु ने किसके आक्रमणों के प्रतिरोध में गंगा और सोन के संगम पर अवस्थित पाटलिग्राम को सुरक्षित तथा किलों को सुसज्जित किया जो आगे चलकर पाटलिपुत्र नगर बना? वैशाली के वृज्जियों के। मगध के शासक अजातशत्रु ने किसके आक्रमणों के प्रतिरोध में गंगा और सोन के संगम पर अवस्थित पाटलिग्राम को सुरक्षित तथा किलों को सुसज्जित किया जो आगे चलकर पाटलिपुत्र नगर बना? वैशाली के वृज्जियों के। मौर्य साम्राज्य का संस्थापक था चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य साम्राज्य का संस्थापक था चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी पाटलिपुत्र। मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी पाटलिपुत्र। चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध की सत्ता किसकी सहायता से प्राप्त की? चाणक्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध की सत्ता किसकी सहायता से प्राप्त की? चाणक्य। मौर्य साम्राज्य की स्थापना हुई थी 319 या 320 ईसा पूर्व में। मौर्य साम्राज्य की स्थापना हुई थी 320 या 319 ईसा पूर्व में। यूनानी दूत मेगास्थनीज किसके दरबार में पाटलिपुत्र आया था? चंद्रगुप्त मौर्य। यूनानी दूत मेगास्थनीज किसके दरबार में पाटलिपुत्र आया था? चंद्रगुप्त मौर्य। मेगास्थनीज का पाटलिपुत्र आगमन हुआ था 315 ईसा पूर्व में। मेगास्थनीज का पाटलिपुत्र आगमन हुआ था 315 ईसा पूर्व में। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार मेगास्थनीज को भेजने वाला शासक था सेल्यूकस। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार मेगास्थनीज को भेजने वाला शासक था सेल्यूकस। चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था चाणक्य। चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था चाणक्य। किसे मुक्ति दिलाने के कारण चंद्रगुप्त मौर्य को भारत का मुक्तिदाता कहा जाता है? यूनानियों। किसे मुक्ति दिलाने के कारण चंद्रगुप्त मौर्य को भारत का मुक्तिदाता कहा जाता है? यूनानियों। वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है? इंडिका। वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है? इंडिका। नंदवंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? मौर्य। नंदवंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? मौर्य। मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम था इंडिका। मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम था इंडिका। और अर्थशास्त्र के लेखक हैं कौटिल्य। अर्थशास्त्र के लेखक हैं कौटिल्य। पाटलिपुत्र की शासन व्यवस्था का विस्तृत वर्णन किस विदेशी यात्री के वृत्तांत में मिलता है? मेगास्थनीज। पाटलिपुत्र की शासन व्यवस्था का विस्तृत वर्णन किस विदेशी यात्री के वृत्तांत में मिलता है? मेगास्थनीज। चंद्रगुप्त मौर्य के उपरांत मौर्य साम्राज्य का शासक था तीवर। चंद्रगुप्त मौर्य के उपरांत मौर्य साम्राज्य का शासक था तीवर। किस मौर्य शासक के दरबार में आजीवक भविष्यवक्ता पिंगल वत्स रहता था? बिंदुसार। किस मौर्य शासक के दरबार में आजीवक भविष्यवक्ता पिंगल वत्स रहता था? बिंदुसार। अशोक द्वारा अपने पड़ोसियों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों का उल्लेख मिलता है शिलालेख 13 में। अशोक द्वारा अपने पड़ोसियों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों का उल्लेख मिलता है शिलालेख 13 में। तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? अशोक। तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? अशोक। तृतीय बौद्ध संगति की अध्यक्षता किसने की थी? मोगलीपुत्र तीस ने। तृतीय बौद्ध संगति की अध्यक्षता किसने की थी? मोगलीपुत्र तीस ने। तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र में। तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र में। तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन कब हुआ? 251 ईसा पूर्व। तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन कब हुआ? 251 ईसा पूर्व। किस मौर्य शासक ने कलिंग पर विजय प्राप्त की थी? अशोक। किस मौर्य शासक ने कलिंग पर विजय प्राप्त की थी? अशोक। किस युद्ध में हुई भारी तबाही तथा जान माल की हानि को देखकर अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ और उसने युद्ध नीति त्याग कर धर्म नीति की घोषणा की थी? कलिंग। किस युद्ध में हुए भारी तबाही तथा जान माल की हानि को देखकर अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ और उसने युद्ध नीति त्याग कर धर्म नीति की घोषणा की? कलिंग।
अशोक का धर्म था नैतिक आचार संहिता। अशोक का धर्म था नैतिक आचार संहिता। अशोक ने अपने धम्म यात्रा के अंतर्गत सर्वप्रथम किस जगह की यात्रा की? बोध गया। अशोक ने अपने धम्म यात्रा के अंतर्गत सर्वप्रथम किस जगह की यात्रा किया? बोध गया। अशोक के स्तंभलेख बिहार के किस जिले से प्राप्त हुए हैं? चंपारण। अशोक के स्तंभलेख बिहार के किस जिले से प्राप्त हुए हैं? चंपारण। अशोक के समय मौर्य साम्राज्य में 5 प्रांत का उल्लेख मिलता है। प्राची या प्राची प्रांत की राजधानी थी पाटलिपुत्र। अशोक के समय मौर्य साम्राज्य में 5 प्रांत का उल्लेख मिलता है। प्राची या प्राची प्रांत की राजधानी थी पाटलिपुत्र। चंद्रगुप्त मौर्य का राजप्रसाद स्थित था कुम्भलहार में। चंद्रगुप्त मौर्य का राजप्रसाद स्थित था कुम्भलहार में। चंद्रगुप्त मौर्य के राजप्रसाद के बारे में किसने कहा है कि यह प्रसाद मानव कृति नहीं है वरन देवों द्वारा निर्मित है? फाहियान। चंद्रगुप्त मौर्य के राजप्रसाद के बारे में किसने कहा कि यह प्रसाद मानव कृति नहीं है वरन देवों द्वारा निर्मित है? फाहियान। गया के समीप नागा अर्जुनी की पहाड़ियों में प्रसिद्ध गोपी गुफा का निर्माण करवाया था दशरथ ने। गया के समीप नागा अर्जुनी की पहाड़ियों में प्रसिद्ध गोपी गुफा का निर्माण करवाया था दशरथ ने। बिहार के किस स्थान से मौर्य काल में बने जैन तीर्थंकरों की प्रतिमा प्राप्त हुई है? लोहानीपुर। बिहार के किस स्थान से मौर्य काल में बने जैन तीर्थंकरों की प्रतिमा प्राप्त हुई है? लोहानीपुर। पाटलिपुत्र के नगर निर्माण तथा सुंदरता का वर्णन किया है मेगास्थनीज ने। पाटलिपुत्र के नगर निर्माण तथा सुंदरता का वर्णन किया है मेगास्थनीज ने। पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने। पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने। किसके शासनकाल में मिस्र के राजा फिलाडेल्फस ने और डायनीसियस नामक राजदूत को पाटलिपुत्र भेजा था? बिंदुसार। किसके शासनकाल में मिस्र के राजा फिलाडेल्फस ने डायनीसियस नामक राजदूत को पाटलिपुत्र भेजा था? बिंदुसार। यूनानी डॉम्पलिंग्स का आगमन मगध के किस शासक के दरबार में हुआ? बिंदुसार। यूनानी डिमोक्लिक्स का आगमन मगध के किस शासक के दरबार में हुआ? बिंदुसार। बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया? आजीविकों ने। बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया? आजीविकों ने। मौर्य काल में पाटलिपुत्र का प्रशासन 30 नागरिकों की सभा संचालित करती थी जो 5-5 सदस्यों की 6 समितियों में संगठित थी। यह कथन किसका है? मेगास्थनीज का। मौर्य काल में पाटलिपुत्र का प्रशासन 30 नागरिकों की सभा संचालित करती थी जो 5-5 सदस्यों की 6 समितियों में संगठित थी। यह कथन किसका है? मेगास्थनीज का। धम्म महामात के कार्य क्या थे? जन कल्याण के उपाय, लोगों के बीच दान वितरण, धम्म नीति या क्रियान्वयन। धम्म महामात के कार्य क्या थे? जन कल्याण के उपाय, लोगों के बीच दान वितरण, धम्म नीति या क्रियान्वयन। मौर्यकालीन प्रशासन में राजकु कौन थे? न्यायिक अधिकारी, सैनिक अधिकारी, कर वसूलने वाले अधिकारी। मौर्यकालीन प्रशासन में राजकु कौन थे? न्यायिक अधिकारी, सैनिक अधिकारी, कर वसूलने वाले अधिकारी। अशोक की धम्म नीति की जानकारी मिलती है द्वितीय स्तंभलेख से, 7वें शिलालेख से, 12वें शिलालेख से। अशोक की धम्म नीति की जानकारी मिलती है द्वितीय स्तंभलेख से, 7वें शिलालेख से, 12वें शिलालेख से। मौर्य साम्राज्य के उपरांत मगध पर किस वंश का शासन स्थापित हुआ? शुंग वंश। मौर्य साम्राज्य के उपरांत मगध पर किस वंश का शासन स्थापित हुआ? शुंग वंश। शुंग वंश का संस्थापक था पुष्यमित्र। शुंग वंश का संस्थापक था पुष्यमित्र। किस शुंग शासक ने पाटलिपुत्र में स्थित कुक्कुटराम विहार को 3 बार नष्ट करवाने का प्रयत्न किया? पुष्यमित्र ने। किस शुंग शासक ने पाटलिपुत्र में स्थित कुक्कुटराम विहार को 3 बार नष्ट करवाने का प्रयत्न किया? पुष्यमित्र ने। पाटलिपुत्र पर यवन डेमेट्रियस का आक्रमण किस वंश के शासक के समय हुआ था? शुंग वंश। पाटलिपुत्र पर यवन डेमेट्रियस का आक्रमण किस वंश के शासन के समय हुआ था? शुंग वंश। पाटलिपुत्र पर डेमेट्रियस का आक्रमण हुआ था 185 ईसा पूर्व में। पाटलिपुत्र पर डेमेट्रियस का आक्रमण हुआ था 185 ईसा पूर्व में। शुंग वंश के पतन के बाद मगध पर किस वंश का शासन स्थापित हुआ? कनु वंश। शुंग वंश के पतन के बाद मगध पर किस वंश का शासन स्थापित हुआ? कनु वंश।
कण्व वंश की सत्ता समाप्त किसने की? तो आंध्र सातवाहनों ने। कण्व वंश की सत्ता समाप्त किसने की? आंध्र सातवाहनों ने। शुंग कला के उत्कृष्ट नमूने बिहार के किस स्थान से प्राप्त होते हैं? बोध गया। शुंग कला के उत्कृष्ट नमूने बिहार के किस स्थान से प्राप्त होते हैं? बोध गया। मगध प्रशासन करने वाले राजवंश की सही क्रम है हर्यक, शिशुनाग, नंद, मौर्य, शुंग और कण्व। मगध प्रशासन करने वाले राजवंश का सही क्रम है हर्यक। देखिए हसीन मासुकसा याद रखिएगा, हसीन मासुकसा, हसीन मासुकसा, मासुकसा, मासुकसा। हो से हर्यक वंश, से शिशुनाग वंश, नो से नंद वंश, मा से मौर्य वंश, सु से शुंग वंश, को से कण्व वंश, सा से सातवाहन वंश। ये क्रम हो जाएगा दोस्तों, हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश, शुंग वंश, कण्व वंश। कण्व वंश की राजधानी थी पाटलिपुत्र। कण्व वंश की राजधानी थी पाटलिपुत्र। कलिंग नरेश खारवेल ने कहाँ से कीमती उपहार प्राप्त किया था? अंग और मगध। कलिंग नरेश खारवेल ने कहाँ से कीमती उपहार प्राप्त किया था? अंग और मगध। गार्गी संहिता में पाटलिपुत्र पर यवनों के आक्रमण का उल्लेख है। यह आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ? पुष्यमित्र शुंग। गार्गी संहिता में पाटलिपुत्र पर यवनों के आक्रमण का उल्लेख है। यह आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ? पुष्यमित्र शुंग के शासनकाल में। चंद्रगुप्त प्रथम का राज्याभिषेक हुआ था पाटलिपुत्र में। चंद्रगुप्त प्रथम का राज्याभिषेक हुआ था पाटलिपुत्र में। किस शासक ने वैशाली के लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया था? चंद्रगुप्त प्रथम। किस शासक ने वैशाली के लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया था? चंद्रगुप्त प्रथम। किस शासक ने स्वयं को लिच्छवी दोहित्र कहा? समुद्रगुप्त। किस शासक ने स्वयं को लिच्छवी दोहित्र कहा? समुद्रगुप्त। गुप्त साम्राज्य की राजधानी थी पाटलिपुत्र। गुप्त साम्राज्य की राजधानी थी पाटलिपुत्र। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग है गुप्त। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग है गुप्त। बोध गया के महाबोधि मंदिर की स्थापना हुई गुप्त काल में। बोध गया के महाबोधि मंदिर की स्थापना हुई गुप्त काल में। आर्यभट्ट का संबंध किस नगर से था? पाटलिपुत्र। आर्यभट्ट का संबंध किस नगर से था? पाटलिपुत्र। बिहार में 7.5 फीट ऊंची बुद्ध देव की एक पीतल की मूर्ति प्राप्त हुई है सुल्तानगंज से। बिहार में 7.5 फीट ऊंची बुद्ध देव की एक पीतल की मूर्ति प्राप्त हुई है सुल्तानगंज से। राजगिरी में स्थित जरासंध की बैठक का निर्माण किस काल में हुआ माना जाता है? गुप्त काल। राजगिरी में स्थित जरासंध की बैठक का निर्माण किस काल में हुआ माना जाता है? गुप्त काल। बिहार में बौद्ध विहार का प्राचीनतम केंद्र था नालंदा। बिहार में बौद्ध विहार का प्राचीनतम केंद्र था नालंदा। नालंदा में अवस्थित भारतीय विश्वविद्यालयों में फायान किसके शासन के दौरान आया था? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। नालंदा में अवस्थित भारतीय विश्वविद्यालयों में फायान किसके शासन के दौरान आया था? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए प्रसिद्ध था? बौद्ध धर्म दर्शन के लिए। नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए प्रसिद्ध था? बौद्ध धर्म दर्शन के लिए। गुप्त संवत का आरंभ होता है 320 ईस्वी। 320 ईस्वी। गुप्त संवत का आरंभ होता 320 ईस्वी। सौराष्ट्र और मालवा क्षेत्र की विजय किस गुप्त सम्राट ने की? चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य ने। सौराष्ट्र और मालवा क्षेत्र की विजय किस गुप्त सम्राट ने की? चंद्रगुप्त द्वितीय या फिर विक्रमादित्य। किस गुप्त सम्राट ने दक्षिण भारत में सफल सैनिक अभियान किए? समुद्रगुप्त। किस गुप्त सम्राट ने दक्षिण भारत में सफल सैनिक अभियान किए? समुद्रगुप्त। मगध पर मिहिरकुल का आक्रमण किस शासक के समय में हुआ? नरसिंहगुप्त। मगध पर मिहिरकुल का आक्रमण किस शासक के समय में हुआ? नरसिंहगुप्त। मगध के परवर्ती गुप्त वंश का संस्थापक था कृष्णगुप्त। मगध के परवर्ती गुप्त वंश का संस्थापक था कृष्णगुप्त। मोखरी शासक ने किसे परास्त कर मगध के अधिकांश भाग को जीत लिया? दामोदर गुप्त। मोखरी शासक ने किसे परास्त कर मगध के अधिकांश भाग को जीत लिया? दामोदर गुप्त। हर्षवर्धन के मृत्युपरांत बिहार की कुछ क्षेत्रों में कुछ समय के लिए तिब्बत की संप्रभुता स्थापित हो गई थी, जिसका अंत किया था बिहार के किस स्थानीय शासक अर्जुन ने? देखिए बिहार के स्थानीय शासक अर्जुन ने यात्रियों को क्षति पहुंचाई थी और प्रतिशोध में तिब्बत और नेपाल की सेनाओं ने बिहार पर आक्रमण किया था। किसको काट दीजिए? हर्षवर्धन ने मृत्युपरांत बिहार के कुछ क्षेत्रों में कुछ समय के लिए तिब्बत की संप्रभुता स्थापित हो गई थी हर्षवर्धन के समय में, जिसका अंत क्या था? तो बिहार के शासक अर्जुन ने यात्रियों को क्षति पहुंचाई थी। प्रतिशोध में तिब्बत और नेपाल की सेनाओं ने बिहार पर आक्रमण किया था। मगध के परवर्ती गुप्त वंश का अंतिम शासक था जीवित गुप्त द्वितीय। मगध के परवर्ती गुप्त वंश का अंतिम शासक था जीवित गुप्त द्वितीय।
मगध के किस परवर्ती गुप्त सम्राट के बारे में कहा गया है कि उसने समुद्र तट तथा हिमालय के शत्रुओं को जीता था? तो याद रखिए जीवी गुप्त। मगध के किस परवर्ती गुप्त सम्राट के बारे में कहा गया है कि उसने समुद्र तट तथा हिमालय के शत्रुओं को जीता था? जीवित गुप्त या जीवी गुप्त। मगध के किस परवर्ती गुप्त सम्राट के शासनकाल में चीनी राजदूत वांग हुएन से भारत की यात्रा किया था? आदित्य सेन। मगध के किस परवर्ती गुप्त सम्राट के शासनकाल में चीनी राजदूत वांग हुएन से भारत की यात्रा किया था? आदित्य सेन। चीनी यात्री इत सिंह बिहार का भ्रमण किया था 673 ईस्वी में। चीनी यात्री इत सिंह बिहार का भ्रमण किया था 673 ईस्वी में। चीनी यात्री हुएनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? नालंदा। चीनी यात्री हुएनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? नालंदा। बोधगया के महाबोधि वृक्ष को क्षति पहुंचाने वाला शासक था? शशांक। बोधगया के महाबोधि वृक्ष को क्षति पहुंचाने वाला शासक था? शशांक। विक्रमशिला विश्वविद्यालय का संस्थापक था? धर्मपाल। विक्रमशिला विश्वविद्यालय का संस्थापक था? धर्मपाल। आधुनिक बिहार के किस जिले में विक्रमशिला विश्वविद्यालय स्थित था? भागलपुर। आधुनिक बिहार के किस जिले में विक्रमशिला विश्वविद्यालय स्थित था? भागलपुर। मुंगेर बिहार को अपनी राजधानी बनाने वाला पाल शासक था? देवपाल। मुंगेर बिहार को अपनी राजधानी बनाने वाला पाल शासक था? देवपाल। किस शासक के काल में शैलेंद्र वंश के शासन ने नालंदा में एक बौद्ध मठ का स्थापना करवाया था? देवपाल। किस शासक के काल में शैलेंद्र वंश के शासक ने नालंदा में एक बौद्ध मठ का स्थापना करवाया था? देवपाल। किस शासक ने ओदंतपुरी बिहार शरीफ में बौद्ध विहार की स्थापना करवाया था? गोपाल। किस शासक ने ओदंतपुरी बिहार शरीफ में बौद्ध विहार की स्थापना करवाया था? गोपाल। बिहार में पाल युग में कांस्य से निर्मित मूर्ति की एक उन्नत शैली का विकास हुआ। कांस्य मूर्तियों के निर्माण की इस शैली में निर्णायक देन थी धीमन एवं विठपाल की। बिहार में पाल युग में कांस्य से निर्मित मूर्ति की एक उन्नत शैली का विकास हुआ। कांस्य मूर्तियों के निर्माण की इस शैली में निर्णायक देन थी धीमन एवं विठपाल की। पालकालीन कांस्य प्रतिमाएं सांचे में ढली है, इसका साक्ष्य मिलता है नालंदा एवं कुर्कीहार गया से। पालकालीन कांस्य प्रतिमाएं सांचे में ढली है, इसका साक्ष्य मिलता है नालंदा एवं कुर्कीहार गया से। पालकालीन मूर्ति कलाकार धीमन एवं विठपाल समकालीन थे धर्मपाल एवं देवपाल के। पालकालीन मूर्ति कलाकार धीमन एवं विठपाल समकालीन थे धर्मपाल एवं देवपाल के। पालकालीन चित्रकला का भित्ति चित्र रूप कहाँ से प्राप्त हुआ है? नालंदा से। पालकालीन चित्रकला का भित्ति चित्र रूप कहाँ से प्राप्त हुआ है? नालंदा से। पाल काल में श्रीनगर भुक्ति कहा जाता था मगध को। पाल काल में श्रीनगर भुक्ति कहा जाता था मगध को। मिथिला या तिरहुत के कर्नाटक राज्य का उदय 1097 से 98 में किसके शासन में हुआ? रामपाल। मिथिला या तिरहुत के कर्नाटक राज्य का उदय 1097 से 98 में किसके शासन में हुआ? रामपाल। मिथिला के कर्नाटक शासकों की राजधानी थी सिमरावगढ़। मिथिला के कर्नाटक शासकों की राजधानी थी सिमरावगढ़। कर्नाटक वंश का पूर्णतः अंत हुआ 1378 ईस्वी तक में। दोस्तों, कर्नाटक वंश का पूर्णतः अंत हुआ 1378 ईस्वी में। तिब्बती इतिहासकार धर्मस्वामी तिरहुत था 1234 ईस्वी में। तिब्बती इतिहासकार धर्मस्वामी तिरहुत था 1234 ईस्वी में। तुर्क सेनापति तुगन द्वारा मिथिला पर आक्रमण की चर्चा करने वाला विदेशी यात्री है मुल्ला तकिया या धर्मास्वामी। तुर्क सेनापति तुगन द्वारा मिथिला पर आक्रमण की चर्चा करने वाला विदेशी यात्री है मुल्ला तकिया और धर्मास्वामी। कर्नाटक शासकों में कौन एक महान समाज सुधारक था? हरि सिंह देव। कर्नाटक शासकों में कौन एक महान समाज सुधारक था? हरि सिंह देव। बिहार में तुर्क सत्ता का संस्थापक कौन था? इब्ने बख्तियार खिलजी। बिहार में तुर्क सत्ता का संस्थापक कौन था? इब्ने बख्तियार खिलजी। बिहार में तुर्क सत्ता की स्थापना हुई 1198 ईस्वी में। बिहार में तुर्क सत्ता की स्थापना हुई 1198 ईस्वी में। नालंदा विश्वविद्यालय को किसने ध्वस्त किया? बख्तियार खिलजी ने। नालंदा विश्वविद्यालय को किसने
ध्वस्त किया बख्तियार खिलजी ने। बख्तियार खिलजी के आक्रमण के समय सेन वंशीय शासक था लक्ष्मण सेन। बख्तियार खिलजी के आक्रमण के समय सेन वंशीय शासक था लक्ष्मण सेन। बिहार में आने वाले पहले सूफी संत थे मोमिन आरिफ। बिहार में आने वाले पहले सूफी संत थे मोमिन आरिफ। बिहार में सैनिक अभियान आयोजित करने वाला पहला सुल्तान था इल्तुतमिश। बिहार में सैनिक अभियान आयोजित करने वाला पहला सुल्तान था इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने 1225 के लगभग किसे पराजित कर बिहार पर अधिकार किया था? हिसामुद्दीन एवज को। इल्तुतमिश ने 1225 के लगभग किसे पराजित कर बिहार पर अधिकार किया था? हिसामुद्दीन एवज। किस काल में बिहार पर दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों का निर्णायक वर्चस्व स्थापित हुआ? तुगलक काल में। किस काल में बिहार पर दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों का निर्णायक वर्चस्व स्थापित हुआ? तुगलक काल में। मोहम्मद बिन तुगलक ने बिहार के किस नगर का नाम तुगलकपुर कर दिया था? दरभंगा तिरहुत। मोहम्मद बिन तुगलक ने बिहार के किस नगर का नाम तुगलकपुर कर दिया था? दरभंगा तिरहुत का। तुगलक काल में बिहार की राजधानी थी बिहार शरीफ, आधुनिक नालंदा जिले में स्थित है। तुगलक काल में बिहार की राजधानी थी बिहार शरीफ, आधुनिक नालंदा जिले में स्थित है। बिहार राज्य का नाम बिहार किस काल में पड़ा? तुगलक काल में। बिहार राज्य का नाम बिहार किस काल में पड़ा दोस्तों? तुगलक काल में। बिहार के तुगलक काल के सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रशासक मलिक इब्राहिम या मलिक बया का मकबरा है बिहार शरीफ में। बिहार के तुगलक काल के सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रशासक मलिक इब्राहिम या मलिक बया का मकबरा है बिहार शरीफ में। फिरोज तुगलक का फारसी अभिलेख डैश से मिलता है? बिहार शरीफ। फिरोज तुगलक का फारसी अभिलेख डैश से मिलता है? बिहार शरीफ से मिलता है। 14वीं सदी में तिरहुत में फिरोज ने किस वंश का शासन आरंभ करवाया था? वेनवार वंश। 14वीं सदी में तिरहुत में फिरोज ने किस वंश का शासन आरंभ करवाया था? वेनवार वंश। बिहार में प्रारंभिक तुर्क गतिविधियों के संदर्भ में महत्वपूर्ण जानकारी का प्रमुख स्रोत है तबकाते नासरी। बिहार में आरंभिक तुर्क गतिविधियों के संदर्भ में महत्वपूर्ण जानकारी के प्रमुख स्रोत हैं तबकाते नासरी। बिहार के जनजातीय क्षेत्र के लिए झारखंड शब्द का प्रयोग पहली बार हुआ 13वीं शताब्दी में। बिहार के जनजातीय क्षेत्र के लिए झारखंड शब्द का प्रयोग पहली बार हुआ 13वीं शताब्दी में। किस सुल्तान के तिरहत को तुगलकपुर का नाम लिया? तो ये मोहम्मद बिन तुगलक। किस सुल्तान के तिरहत को तुगलकपुर नाम दिया था दोस्तों? मोहम्मद बिन तुगलक। किस सुल्तान ने राजगीर स्थित जैन मंदिरों को अनुदान दिए? फिरोज शाह तुगलक। किस सुल्तान ने राजगीर स्थित जैन मंदिरों को अनुदान दिए? फिरोज शाह तुगलक। दिल्ली के किस सुल्तान ने बिहार में सैनिक अभियान कर मुंगेर तक अपना राज्य विस्तृत किया? सिकंदर लोदी। दिल्ली के किस सुल्तान ने बिहार में सैनिक अभियान कर मुंगेर तक अपना राज्य विस्तृत किया? सिकंदर लोदी। बिहार शरीफ स्थित मलिक बया के मकबरे की विशेषता क्या है? तो सलामी दीवारें अथवा लंबुत्रो गुंबद। क्या है? सलामी दीवारें अथवा लंबुत्रो गुंबद। याद रखिए, कोनिकल डोम। बिहार शरीफ स्थित मलिक बया के मकबरे की विशेषता क्या है? तो सलामी दीवारें यानी याद रखिए बेटरेड वॉल्स और लंबुत्रो गुंबद अथवा कोनिकल डोम। पूर्व मध्यकाल में सोन नदी की घाटी के क्षेत्र में किस जनजातीय राज का उत्थान हुआ? खरवार। पूर्व मध्यकाल में सोन नदी की घाटी के क्षेत्र में किस जनजातीय राज का उत्थान हुआ? तो खरवार। 12वीं शताब्दी में पश्चिम बिहार, चंपारण और मुजफ्फरपुर में कौन राज्य संगठित हुआ? चेरो राज्य। 12वीं शताब्दी में पश्चिम बिहार, चंपारण और मुजफ्फरपुर में कौन राज्य संगठित हुआ? चेरो राज्य। नेक्स्ट, दलपत शाही का संबंध किस राज्य से था? उज्जैनियो राज्य। दलपत शाही का संबंध किस राज्य से था? उज्जैनियो राज्य से। शेरशाह ने मुगलों के विरुद्ध संघर्ष में किससे सहायता प्राप्त की थी? चेरों शासकों से। शेरशाह ने मुगलों के विरुद्ध संघर्ष में किससे सहायता प्राप्त की थी? चेरों शासकों को किया था। नेक्स्ट, किस चेरों राजा ने जगदीशपुर में मेले की शुरुआत की? फूलचंद। किस चेरों राजा ने जगदीशपुर में मेलों की शुरुआत की? फूलचंद। भोजपुर में उज्जैनियों वंश का संस्थापक था सतन सिंह का मूल नाम देवराज था। यह उज्जैनी, डुमरा, बक्सर एवं जगदीशपुर में एक महत्वपूर्ण शक्ति थे दोस्तों। भोजपुर में उज्जैनियों वंश का संस्थापक सतन सिंह का मूल नाम देवराज था। यह उज्जैनी, डुमरा, बक्सर एवं जगदीशपुर में एक महत्वपूर्ण शक्ति थे। नेक्स्ट, चांद एवं मुंड जो चंडेश्वरी एवं मुंडेश्वरी नामक मंदिरों से जुड़े हैं, ये संबंधित है। शाहबाद
के चेर से। चांद एवं मुंड जो चंडेश्वरी एवं मुंडेश्वरी नामक मंदिरों से जुड़े हैं, यह संबंधित है शाहबाद के चेर से। सिकंदर लोदी ने 1495 से 96 में किसे बिहार का प्रभारी नियुक्त किया? हुसैन शाह सर्की को पराजित कर इसे बिहार का प्रभारी बनाया गया। सिकंदर लोदी ने 1495 से 96 में किसे बिहार का प्रभारी नियुक्त किया? हुसैन शाह सर्की को पराजित कर इसे बिहार का प्रभारी बनाया गया। मोहम्मद लोदी को विस्थापित कर बाबर ने किसे बिहार का प्रशासक नियुक्त किया? जलाल खां या मोहम्मद शाह? मोहम्मद लोदी को विस्थापित कर बाबर ने किसे बिहार का प्रशासक नियुक्त किया था? जलाल खां या मोहम्मद शाह नूहानी का पुत्र था। देखिए, जलाल शाह जो है यह मोहम्मद शाह नूहानी का पुत्र था, इसी को किया था। सिरसा को शेरखां की उपाधि दी थी मोहम्मद नूहानी ने। एक शेर मारने के उपलक्ष्य में उसे शेरखां की उपाधि दी गई थी। सिरसा को शेरखां की उपाधि दी गई थी, मोहम्मद नूहानी ने दिया था। एक शेर मारने के उपलक्ष्य में उसे शेरखां की उपाधि दी गई। शेरखां बिहार के किस शासक का संरक्षक नियुक्त हुआ था? जलाल खां। शेरखां बिहार के किस शासक का संरक्षक नियुक्त हुआ था? जलाल खां। शेरशाह ने किस युद्ध में हुमायूं को पराजित किया? तो शेरशाह ने बिलग्राम अथवा कन्नौज के युद्ध में हुमायूं को पराजित कर स्वयं को दिल्ली का सुल्तान घोषित किया था। शेरशाह ने किस युद्ध में हुमायूं को पराजित किया था? तो शेरशाह ने बिलग्राम अथवा कन्नौज के युद्ध में हुमायूं को पराजित कर स्वयं को दिल्ली का सुल्तान घोषित किया था। शेरशाह द्वारा अफगान राज्य की पुनर्स्थापना किस युद्ध के उपरांत हुई थी? कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध? शेरशाह द्वारा अफगान राज्य की पुनर्स्थापना किस युद्ध के उपरांत हुई थी? कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध? शेरशाह का प्रशासनिक प्रयोगशाला था तो सहसराम। शेरशाह का प्रशासनिक प्रयोगशाला था सहसराम। शेरशाह का मकबरा है सासाराम में, वही हुआ, सहसराम भी उसका नाम है। सासाराम में शेरशाह का मकबरा है सासाराम, और शेरशाह का प्रशासनिक प्रयोगशाला सासाराम में ही था। लेकिन शेरशाह द्वारा कौन सा कार्य किया गया? जब्ती प्रणाली की शुरुआत और सिकंदरी गज एवं सन की डंडी का प्रयोग, रुपया का प्रचलन। तो शेरशाह द्वारा कौन सा कार्य किया गया? जब्ती प्रणाली की शुरुआत, सिकंदर लोदी एवं देखिए सिकंदरी गज एवं सन की डंडी का प्रयोग, रुपया का प्रचलन। मध्यकाल में पटना का नव निर्माण करवाया था शेरशाह ने। मध्यकाल में पटना का नव निर्माण करवाया था शेरशाह ने। पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया था शेरशाह ने। पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया था शेरशाह ने। अष्टकोणीय मकबरों की श्रृंखला में अंतिम मकबरा है इस्लाम शाह का। अष्टकोणीय मकबरों की श्रृंखला में अंतिम मकबरा है इस्लाम शाह का। शेरशाह द्वारा पटना किले और नगर को बनाने में कितना व्यय हुआ? 5 लाख। शेरशाह द्वारा पटना किले और नगर को बनाने में कितना व्यय हुआ? 5 लाख। बिहार को मुगल साम्राज्य के प्रांत का दर्जा दिया गया 1580 में। बिहार को मुगल साम्राज्य के प्रांत का दर्जा दिया गया 1580 में। किस मुगल शासक ने मनेर की बड़ी दरगाह का भ्रमण दर्शन किया था? बाबर ने किया था। किस मुगल शासक ने मनेर की बड़ी दरगाह का भ्रमण किया या दर्शन किया था? बाबर। पटना की विजय में किस मुगल शासक ने भाग लिया था? अकबर। पटना की विजय में किस मुगल शासक ने भाग लिया था? अकबर। मुगलकालीन बिहार में कितनी सरकारें या प्रमंडल थी? 7। मुगलकालीन बिहार में कितनी सरकारें या प्रमंडल थी? 7। बिहार किस मुगल सूबेदार ने रोहतास को अपनी राजधानी बनाया? राजा मान सिंह। बिहार किस मुगल सूबेदार ने रोहतास को अपनी राजधानी बनाया? राजा मान सिंह। बिहार में मुगलकालीन इमारतों में सबसे पुरानी है हाजीपुर की जामा मस्जिद। बिहार में मुगलकालीन इमारतों में सबसे पुरानी है हाजीपुर की जामा मस्जिद। बिहार में राजकुमार अजीम का कार्यकाल था 1702 से 12। बिहार में राजकुमार अजीम का कार्यकाल था 1702 से 12। किस मुगल शासक के शासनकाल में खोखरा देश छोटा नागपुर की विजय संपन्न हुई? जहांगीर। किस मुगल शासक के शासनकाल में खोखरा देश छोटा नागपुर की विजय संपन्न हुई? जहांगीर। किस मुगल सम्राट के शासनकाल में बिहार पर दिल्ली का नियंत्रण वस्तुतः समाप्त हो गया? फर्रुखसियार। किस मुगल सम्राट के शासनकाल में बिहार पर दिल्ली का नियंत्रण वस्तुतः समाप्त हो गया? फर्रुखसियार। ईरानी यात्री मोहम्मद सादिक किस युग या किस मुगल शासक के समय में बिहार आया था? जहांगीर। ईरानी यात्री मोहम्मद सादिक किस मुगल शासक के समय में बिहार आया था? जहांगीर। मुगल शासक जहांगीर ने 1621 ईस्वी में किसे बिहार का प्रांतपति नियुक्त किया था? राजकुमार परवेज को।
मुगल शासक जहांगीर ने 1621 में किसे बिहार का प्रांतपति नियुक्त किया था? राजकुमार परवेज को। पटना को आजिमाबाद नाम दिया था राजकुमार अजीम ने। पटना को आजिमाबाद नाम दिया था राजकुमार अजीम ने। किस मुगल शासक का राज्याभिषेक पटना में हुआ था? फर्रुखसियार। किस मुगल शासक का राज्याभिषेक पटना में हुआ था? फर्रुखसियार। मुगल प्रांत बनने के उपरांत बिहार का गवर्नर बना मिर्जा अजीज कोकलतास। मुगल प्रांत बनने के उपरांत बिहार का गवर्नर बना था मिर्जा अजीज कोकलतास बना था। बिहार में किस मुगल शासक का राज्याभिषेक अंग्रेजों के संरक्षण में हुआ? शाह आलम द्वितीय। बिहार में किस मुगल शासक का राज्याभिषेक अंग्रेजों के संरक्षण में हुआ? शाह आलम द्वितीय। बिहार में मुगल स्थापत्य कला का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है मनेर स्थित शाह दौलत का मकबरा। बिहार में मुगल स्थापत्य कला का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है मनेर स्थित शाह दौलत का मकबरा। 1556 से 57 में मुगल शासक अकबर ने किसकी विद्वता के पुरस्कार में उसे मिथिला का राज्य दे दिया था? महेश ठाकुर। 1556 से 57 में मुगल शासक अकबर ने किसकी विद्वता के पुरस्कार में उसे मिथिला का राज्य दे दिया था? महेश ठाकुर। अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में मिलाया। अकबर ने बंगाल और बिहार को सन 1575 से 76 ईस्वी में अपने साम्राज्य के अधीन कर लिया। अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में मिलाया। अकबर ने बंगाल तथा बिहार को सन 1575 से 76 ईस्वी में अपने साम्राज्य के अधीन कर लिया था दोस्तों। 75 से 76। नवाब अली वर्दी खां की बिहार में कार्यकाल थी 1734 से 40। नवाब अली वर्दी खां की बिहार में कार्यकाल क्या थी? 1734 से 40। बंगाल के नवाबों में किसने राजधानी मुर्शिदाबाद से हटाकर मुंगेर में स्थापित किया? मीर कासिम। बंगाल के नवाबों में किसने राजधानी मुर्शिदाबाद से हटाकर मुंगेर में स्थापित किया? मीर कासिम। 1748 में अलीवर्दी खां ने रानी सराय के युद्ध में किससे पराजित किया? अफगानों को। 1748 में अलीवर्दी खां ने रानी सराय के युद्ध में किसे पराजित किया था? अफगानों को। 1733 में मुगल सम्राट मोहम्मद शाह ने किसे बिहार में सूबेदार प्रदान किया था? शुजाउद्दीन को। 1733 में मुगल सम्राट मोहम्मद शाह ने किसे बिहार में सूबेदार प्रदान किया था? शुजाउद्दीन को। बिहार में कहाँ अलीवर्दी खां ने मराठों को पराजित किया था? फतवा के समीप। बिहार में कहाँ अलीवर्दी खां ने मराठों को पराजित किया था? फतवा के समीप। यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों में किसने पटना में अपनी फैक्ट्री स्थापित नहीं की? फ्रांसीसी ने। यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों में किसने पटना में अपनी फैक्ट्री स्थापित नहीं किया? तो फ्रांसीसी ने नहीं किया था दोस्तों। ऑप्शन के अनुसार है ये। अंग्रेजों की बिहार के साथ व्यापार में मुख्य आयात सामग्री थी अनाज, सोडा और अफीम। अंग्रेजों की बिहार के साथ व्यापार में मुख्य आयात सामग्री थी अनाज, सोडा और अफीम। अंग्रेज यात्री पीटर मुंडी किस मुगल शासक के समय में बिहार आया था? शाहजहां। अंग्रेज यात्री पीटर मुंडी किस मुगल शासक के समय में बिहार आया था? शाहजहां। अंग्रेजों ने पटना में अपनी फैक्ट्री किस मुगल शासक के शासनकाल में स्थापित किया? शाहजहां। अंग्रेजों ने पटना में अपनी फैक्ट्री किस मुगल शासक के शासनकाल में स्थापित किया? शाहजहां। अंग्रेजों ने 1620 में बिहार में सर्वप्रथम कहाँ अपनी व्यापारिक केंद्र स्थापित करने का प्रयास किया था? आलमगंज। पटना उन्हें वास्तविक सफलता 1651 में मिली थी। अंग्रेजों ने 1620 में बिहार में सर्वप्रथम कहाँ अपनी व्यापारिक केंद्र स्थापित करने का प्रयास किया था? आलमगंज। पटना उन्हें वास्तविक सफलता 1651 में मिली। बिहार में डच, हॉलैंड या नीदरलैंड फैक्ट्री की स्थापना कब हुई थी? 1632 में। बिहार में डच, हॉलैंड या नीदरलैंड फैक्ट्री की स्थापना कब हुई थी? 1632 में। किस यात्री ने पटना को मुगल साम्राज्य का दूसरा सबसे बड़ा नगर तथा उत्तर भारत की सबसे बड़ा व्यापारिक केंद्र बताया? तो तेवर्निए यह फ्रांसीसी यात्री था दोस्तों। किस यात्री ने पटना को मुगल साम्राज्य का दूसरा सबसे बड़ा नगर तथा उत्तरी भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक केंद्र बताया? तो तेवर्निए यह फ्रांसीसी यात्री था। वर्तमान पटना कॉलेज की उत्तरी इमारत डच फैक्ट्री थी। वर्तमान गुलजार बाग स्थित गवर्नमेंट प्रिंटिंग प्रेस थी अंग्रेज फैक्ट्री। वर्तमान पटना कॉलेज की उत्तरी इमारत डच फैक्ट्री थी। वर्तमान गुलजार बाग स्थित गवर्नमेंट प्रिंटिंग प्रेस थी कहाँ? तो अंग्रेज फैक्ट्री।
थी। ठीक है, बंगाल के किस नवाब ने मुंगेर को अपनी राजधानी, मुंगेर होगा यहाँ, मुंगेर को अपनी राजधानी बनाया? मीर कासिम ने। बंगाल के किस नवाब ने मुंगेर को अपनी राजधानी बनाया? मीर कासिम ने। बिहार में ब्रिटिश सत्ता का सर्वप्रथम विरोध किया था? अली गौहर ने। बिहार में ब्रिटिश सत्ता का सर्वप्रथम विरोध किया था? अली गौहर ने। ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा में दीवानी का अधिकार प्रदान किया? शाह आलम द्वितीय ने। ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा में दीवानी का अधिकार प्रदान किया? शाह आलम द्वितीय ने। बिहार की किस एक लगान परिषद यानी रेवेन्यू काउंसिल ऑफ पटना का गठन हुआ? 1770 में। इसके अध्यक्ष जेम्स अलेक्जेंडर थे। बिहार के लिए एक लगान परिषद यानी रेवेन्यू काउंसिल ऑफ पटना का गठन हुआ 1770 में। इसके अध्यक्ष जेम्स अलेक्जेंडर थे। पटना में गोलघर का निर्माण क्यों किया गया था? अनाज के भंडारण के लिए। पटना में गोलघर का निर्माण क्यों किया गया था? अनाज के भंडारण के लिए। पटना के पहले अंग्रेज मजिस्ट्रेट थे चार्ल्स फ्रांसिस ग्रांट। पटना के पहले अंग्रेज मजिस्ट्रेट कौन थे? चार्ल्स फ्रांसिस ग्रांट। बक्सर का युद्ध हुआ तो 22 अक्टूबर 1764 को। बक्सर का युद्ध हुआ 22 अक्टूबर 1764 को। बक्सर के युद्ध में किसे विजय प्राप्त हुई? ईस्ट इंडिया कंपनी को। बक्सर का युद्ध अंग्रेजों और मीर कासिम के बीच व्यापारिक चुंगी के संबंध में मतभेद के कारण हुई। बक्सर के युद्ध में किसे विजय प्राप्त हुई? ईस्ट इंडिया कंपनी को। बक्सर का युद्ध अंग्रेजों और मीर कासिम के बीच व्यापारिक चुंगी के संबंध में मतभेद के कारण हुई थी। पटना नगर पर 24 जून 1763 को किसने अधिकार किया था? एलिस ने। पटना नगर पर 24 जून 1763 को किसने अधिकार किया था? एलिस ने। 1763 ईस्वी में पटना स्थित अंग्रेजों की फैक्ट्री पर अधिकार किया था? नवाब मीर कासिम ने। 1763 ईस्वी में पटना स्थित अंग्रेजों की फैक्ट्री पर अधिकार किया था? नवाब मीर कासिम ने। अंग्रेजों को 1765 में बिहार, बंगाल और उड़ीसा की दीवानी उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण योगदान था? नवाब मुनरी उद्दौला को। अंग्रेजों को 1765 में बिहार, बंगाल और उड़ीसा की दीवानी उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण योगदान था? नवाब मुनरू दौला। जगदीशपुर में किसने बंदूकें एवं गोला बारूद बनाने का एक कारखाना स्थापित किया था? कुंवर सिंह। जगदीशपुर में किसने बंदूकें एवं गोला बारूद बनाने का एक कारखाना स्थापित किया था? कुंवर सिंह ने किया था। नेक्स्ट है, जगदीशपुर में 1857 में किसके नेतृत्व में समानांतर सरकार की स्थापना की गई थी? अमर सिंह। जगदीशपुर में 1857 में किसके नेतृत्व में समानांतर सरकार की स्थापना की गई थी? अमर सिंह। 1857 के दौरान बिहार में कहाँ के लोगों को आभास हुआ कि मानो देश से सरकार प्रशासन समाप्त हो चुका था? तिरहुत। 1857 के दौरान बिहार में कहाँ के लोगों को आभास हुआ कि मानो देश से सरकारी प्रशासन समाप्त हो चुका था? तिरहुत। अवध के शाह ने कुंवर सिंह को फरमान दिया था जिसका संबंध था आजमगढ़ से। अवध के शाह ने कुंवर सिंह को फरमान दिया था जिसका संबंध था आजमगढ़ से। पटना में 1857 के विप्लव के नेता कौन थे? पीर अली। यह पटना के पुस्तक विक्रेता थे और विद्रोह में यह पराजित हुए और उन्हें पटना में ही फांसी दी गई थी। पटना में 1857 के विप्लव के नेता कौन थे? पीर अली। यह पटना के पुस्तक विक्रेता थे और विद्रोह में यह पराजित हुए और उन्हें पटना में ही फांसी दी गई थी। दोस्तों, कुंवर सिंह ने अपनी अंतिम समय में किस अंग्रेज कैप्टन के साथ युद्ध किया? कुंवर सिंह ने ली ग्रैंड। कुंवर सिंह ने इस युद्ध में कैप्टन ली ग्रैंड को पराजित किया, लेकिन इसके 3 दिन पश्चात उनकी मृत्यु हो गई थी। कुंवर सिंह ने अपने अंतिम समय में किस अंग्रेज कैप्टन के साथ युद्ध किया? ली ग्रैंड के साथ युद्ध किया था। कुंवर सिंह ने इस युद्ध में कैप्टन ली ग्रैंड को पराजित किया था, ठीक है, लेकिन इसके 3 दिन पश्चात उनकी मृत्यु हो गया था। कुंवर सिंह ने युद्ध में नाना साहेब को सहयोग किया था। कानपुर की लड़ाई, यह युद्ध दिसंबर 1857 में लड़ा गया, जिसमें कुंवर सिंह तथा नाना साहेब को सफलता नहीं मिली थी। कुंवर सिंह ने युद्ध में नाना साहेब को सहयोग किया था। कानपुर की लड़ाई, यह युद्ध दिसंबर 1857 में लड़ा गया, जिसमें कुंवर सिंह तथा नाना साहेब को सफलता नहीं मिली। बिहार में 1857 के आंदोलन के दौरान किन जिलों के जमींदारों ने कंपनी की सहायता दी थी? तो हथुआ, पंडोल, बेतिया। बिहार में 1857 के आंदोलन के दौरान किन जिलों के जमींदारों ने कंपनी की सहायता दी थी? हथुआ, पंडोल और बेतिया। पटना में कब 1857 का व्यापक विद्रोह शुरू हुआ था? 3 जुलाई 1857 को। पटना में कब 1857 का व्यापक विद्रोह शुरू हुआ था? 3 जुलाई 1857 को।
बिहार में 1857 के विद्रोह के दौरान कुछ जिलों के सैनिकों को हटा लिया गया और उन जिलों का सही क्रम क्या है? शाहाबाद, पटना और बिहार। बिहार में 1857 के विद्रोह के दौरान कुछ जिलों के सैनिकों को हटा लिया गया, उन जिलों का सही क्रम क्या है? शाहाबाद, पटना और बिहार। किन पहाड़ियों से अमर सिंह अंग्रेजों की सेना के विरुद्ध छापामार युद्ध करता रहा? तो केमर की पहाड़ियां। किन पहाड़ियों से अमर सिंह अंग्रेजों की सेना के विरुद्ध छापामार युद्ध करता रहा? केमर की पहाड़ियों से। किस अंग्रेज अधिकारी ने कुंवर सिंह को मिलने के लिए पटना आमंत्रित किया था? टेलर। कुंवर सिंह इस आमंत्रण पर पटना नहीं गए। किस अंग्रेज अधिकारी ने कुंवर सिंह को मिलने के लिए पटना आमंत्रित किया था? टेलर ने किया था। कुंवर सिंह इस आमंत्रण पर पटना नहीं गए। तो बिहार में 1857 में मोहम्मद हुसैन खान के नेतृत्व में विद्रोह हुआ था छपरा में। बिहार में 1857 में मोहम्मद हुसैन खान के नेतृत्व में विद्रोह हुआ था छपरा में। बिहार में 1857 के विद्रोह के नेता अमर सिंह को गिरफ्तार किसने किया था? तो किसने किया था अमर सिंह को गिरफ्तार दोस्तों? तो किसने किया था? तो महाराजा जंग बहादुर ने दिसंबर 1858 को अमर सिंह को गिरफ्तार किया था। बिहार में 1857 के विद्रोह के नेता अमर सिंह को गिरफ्तार किसने किया था? महाराजा जंग बहादुर ने किया था। दिसंबर 1858 को अमर सिंह को गिरफ्तार किया। 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया? कुंवर सिंह ने। 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया? कुंवर सिंह ने। बिहार में 1857 की क्रांति के नेता बाबू कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ? तो 26 अप्रैल 1858 को। बिहार में 1857 की क्रांति के नेता बाबू कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ? 26 अप्रैल 1858 को। बिहार के किस रियासत के राजा ने स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय भाग लिया था? जगदीशपुर। बिहार के किस रियासत के राजा ने स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय भाग लिया था? जगदीशपुर। बिहार के राजगीर फरगना के कौन से स्थानीय नेता ने 1857 के आंदोलन में स्वयं को राजा घोषित किया था? हैदर अली खान। बिहार के राजगीर परगना में के कौन से स्थानीय नेता ने 1857 के विद्रोह में स्वयं को राजा घोषित किया था? हैदर अली ने किया था, हैदर अली खान ने। बिहार में 1857 का जन विद्रोह सर्वप्रथम किसके नेतृत्व में हुआ था? पीर अली। बिहार में 1857 का जन विद्रोह सर्वप्रथम किसके नेतृत्व में हुआ था? पीर अली। बिहार में 1857 का विद्रोह व्यापक रूप से सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? पटना में। बिहार में 1857 का विद्रोह व्यापक रूप से सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? पटना में। अंग्रेजों के खिलाफ संथालों के विद्रोह की अवधि थी 1855 से 57। अंग्रेजों के खिलाफ संथालों की विद्रोह की अवधि थी 1855 से 57। कोल विद्रोह की अवधि थी 1881 से 82। कोल विद्रोह की अवधि थी 1881 से 82। संथालों ने 1855 से 56 में अपनी सरकार की घोषणा की थी। भागलपुर राजमहल। संथालों ने 1855 से 56 में अपनी सरकार की घोषणा की थी। भागलपुर राजमहल। मुंगेर का बहियाताल विरोध का उद्देश्य था बकास्त भूमि की वापसी की मांग। मुंगेर का बहियाताल विरोध का उद्देश्य था बकास्त भूमि की वापसी की मांग। बिहार का कौन सा क्षेत्र 1770 से 71 में सन्यासी विद्रोह का केंद्र था? पूर्णिया। बिहार का कौन सा क्षेत्र 1770 से 71 में सन्यासी विद्रोह का केंद्र था? पूर्णिया। बिहार में स्वतंत्रता संग्राम में किस आंदोलन का महत्वपूर्ण स्थान है? बहावी आंदोलन का। बिहार में स्वतंत्रता संग्राम में किस आंदोलन का महत्वपूर्ण स्थान है? बहावी आंदोलन का। बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र था पटना। बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र था पटना। 1830 के दशक में पटना केंद्र था। बहावी विद्रोह बहावी आंदोलन का लगभग 46 वर्षों 1822 से 68 तक पटना मुख्य केंद्र रहा था। 1830 के दशक में पटना केंद्र था। बहावी विद्रोह बहावी आंदोलन का लगभग 46 वर्षों 1822 से 68 तक पटना मुख्य केंद्र रहा था। बिहार के बहावी नेताओं में आजीवन कारावास की सजा निम्नांकित में किसे मिली थी? अहमदुल्ला को मिली थी। बिहार के बहावी नेताओं में आजीवन कारावास की सजा निम्नांकित में किसे मिली थी? अहमदुल्ला को। विलायत अली की मृत्यु कब हुई थी? 1854 को। विलायत अली की मृत्यु कब हुई थी? 1854 को। बहावी आंदोलन के एक प्रमुख नेता मौलवी अब्दुल्ला के पिता थे विलायत अली। बहावी आंदोलन के एक प्रमुख नेता मौलवी अब्दुल्ला के पिता थे विलायत अली। पटना के वहाबियों की शक्ति समाप्त हो गई 1870 से 71 में। पटना के वहाबियों की शक्ति समाप्त हो गई 1870 से 71 में। बहावी आंदोलन के समय पटना का कमिश्नर आयुक्त था विलियम टेलर। बहावी आंदोलन के समय पटना का कमिश्नर आयुक्त था विलियम टेलर। बहावियों ने सीमांत क्षेत्र में अपना राज्य कहाँ स्थापित किया? तो सित्ताना में। बहावियों ने सीमांत क्षेत्र में अपना राज्य कहाँ स्थापित किया? सित्ताना में। बहावी नेता इनायत अली की मृत्यु कब हुई थी? 1858 में। बहावी नेता इनायत अली की मृत्यु कब हुई थी? 1858 में।
पटना स्थित वहाबियों का केंद्र कहलाता था काफिला। पटना स्थित वहाबियों का केंद्र कहलाता था काफिला। बॉयज एसोसिएशन के संस्थापक थे श्री सूर्यसेन सूर्यदेव नारायण वर्मा। बॉयज एसोसिएशन के संस्थापक थे श्री सूर्यदेव नारायण वर्मा। बिहार स्टूडेंट्स कॉन्फ्रेंस की स्थापना हुई 1906 में। बिहार में राष्ट्रवादी चेतना के विकास में इसका अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। बिहार स्टूडेंट्स कॉन्फ्रेंस की स्थापना हुई 1906 में। बिहार में राष्ट्रवादी चेतना के विकास में इसका अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। बिहार में प्रथम बालिका विद्यालय की स्थापना किसने की? श्रीमती अघोर कामिनी देवी ने। बिहार में प्रथम बालिका विद्यालय की स्थापना किसने की? श्रीमती अघोर कामिनी देवी ने। बिहार के प्रतिनिधि सर्वप्रथम किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सम्मेलन में भाग लिया था? 1887। बिहार के प्रतिनिधि सर्वप्रथम किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सम्मेलन में भाग लिया था? 1887। 1908 में बिहार प्रादेशिक सम्मेलन में पृथक बिहार प्रांत के गठन का प्रस्ताव किसने रखा था? फखरुद्दीन ने। 1908 में बिहार प्रादेशिक सम्मेलन में पृथक बिहार प्रांत के गठन का प्रस्ताव किसने रखा था? फखरुद्दीन ने रखा था। बिहार में सदर अंजुमन अहिंद नामक संस्था के संस्थापक थे मुंशी प्यारेलाल। बिहार में सदर अंजुमन अहिंद नामक संस्था के संस्थापक थे मुंशी प्यारेलाल। बिहार छात्र परिषद का गठन किया राजेंद्र प्रसाद ने। बिहार छात्र परिषद का गठन किया राजेंद्र प्रसाद ने। बिहार प्रांतीय सम्मेलन के प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष थे सर अली इमाम। बिहार प्रांतीय सम्मेलन के प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष थे सर अली इमाम। बिहार टाइम्स नामक पत्र का प्रकाशन कब प्रारंभ हुआ? 1894। बिहार टाइम्स पत्र ने बिहार को एक अलग प्रांत गठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। बिहार टाइम्स नामक पत्र का प्रकाशन कब प्रारंभ हुआ? 1894 में। बिहार टाइम्स पत्र ने बिहार को एक अलग प्रांत गठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। बिहार टाइम्स का नाम बदलकर बिहारी रखा गया था 1906 में। बिहार टाइम्स का नाम बदलकर बिहारी रखा गया था 1906 में। बिहार हेराल्ड के संस्थापक थे गुरु प्रसाद सेन। बिहार हेराल्ड के संस्थापक थे गुरु प्रसाद सेन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1912 में अधिवेशन कहाँ हुआ था? बांकीपुर पटना में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1912 के अधिवेशन कहाँ हुए थे? बांकीपुर पटना में। भारत से कांग्रेस का एक प्रतिनिधि मंडल 1914 में इंग्लैंड भेजे गए, जिसमें शामिल दो बिहारी नेता थे मजरूल हक एवं सच्चिदानंद सिन्हा। भारत से कांग्रेस का एक प्रतिनिधि मंडल 1914 में इंग्लैंड भेजे गए, जिसमें शामिल दो बिहारी नेता थे मजरूल हक एवं सच्चिदानंद सिन्हा। बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी का गठन किस वर्ष हुआ? 1908 में। बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी का गठन किस वर्ष हुआ? 1908 में। बिहार में कब होम रूल लीग स्थापित किया गया? 16 दिसंबर 1916 को। बिहार में कब होम रूल लीग स्थापित किया गया? 16 दिसंबर 1916 को। होम रूल आंदोलन के दौरान श्रीमती एनी बेसेंट पटना आई 18 अप्रैल एवं 25 जुलाई 1918 को। होम रूल आंदोलन के दौरान श्रीमती एनी बेसेंट पटना आई 18 अप्रैल एवं 25 जुलाई 1918 को। पटना होम रूल लीग के किस नेता ने विजयदशमी के दिन भारत माता की पूजा प्रारंभ करने का विचार रखा? रायपुरन चंद। पटना होम रूल लीग के किस नेता ने विजयदशमी के दिन भारत माता की पूजा आरंभ करने का विचार रखा था? रायपुरन चंद। मुजफ्फरपुर जिला होम रूल की स्थापना की तो जनकधारी प्रसाद ने। मुजफ्फरपुर जिला होम रूल की स्थापना की जनकधारी प्रसाद ने। बिहार बंगाल से अलग हुआ था 1912 ईस्वी में। बिहार बंगाल से अलग हुआ 1912 ईस्वी में। बिहार में अलग प्रांत के लिए आंदोलन, जिसके परिणाम स्वरूप वर्ष में बिहार एवं उड़ीसा के नए प्रांत का निर्माण हुआ, का नेतृत्व किया था सच्चिदानंद सिन्हा। बिहार में अलग प्रांत के लिए आंदोलन, जिसके परिणाम स्वरूप वर्ष में बिहार एवं उड़ीसा के नए प्रांत का निर्माण हुआ, का नेतृत्व किया था सच्चिदानंद सिन्हा। कांग्रेस की अखंडता में वृद्धि करने हेतु 1912 में बांकीपुर बिहार की सभा में डेलीगेट शुल्क घटाकर कितना किया गया? 5 रुपया से 1 रुपया। कांग्रेस की अखंडता में वृद्धि करने हेतु 1912 में बांकीपुर बिहार की सभा में डेलीगेट शुल्क घटाकर कितना किया गया? 5 रुपये से 1 रुपये किया गया। भारत में सबसे पहले कहाँ छात्र संगठन सम्मेलन का गठन हुआ था? बिहार। भारत में सबसे पहले कहाँ छात्र संगठन सम्मेलन का गठन हुआ था? बिहार। बिहार प्रांत का विधिवत उद्घाटन, जिसकी राजधानी पटना बनी, कब हुआ था? 1 अप्रैल 1912। बिहार प्रांत का विधिवत उद्घाटन, जिसकी राजधानी पटना बनी, कब हुआ था? 1 अप्रैल 1912। 30 अप्रैल 1908 के मुजफ्फरपुर बम कांड में किसकी हत्या का प्रयास किया गया? जॉर्ज किंग्सफोर्ड की। 30 अप्रैल 1908 के मुजफ्फरपुर बम कांड में किसकी हत्या का प्रयास किया गया? जॉर्ज किंग्सफोर्ड की। मुजफ्फरपुर बम कांड 1908 का दोषी
ठहराकर किसे फांसी दी गई? खुदीराम बोस को। मुजफ्फरपुर बम कांड 1908 का दोषी ठहराकर किसे फांसी दी गई? खुदीराम बोस को। बिहार के क्रांतिकारी नेता खुदीराम बोस को फांसी दी गई थी 11 अगस्त 1908 को। बिहार के क्रांतिकारी नेता खुदीराम बोस को फांसी दी गई थी 11 अगस्त 1908 को। पटना में अनुशीलन समिति की शाखा स्थापित की थी सचिंद्रनाथ सन्याल। पटना में अनुशीलन समिति की शाखा स्थापित की थी सचिंद्रनाथ सन्याल। बनारस षड्यंत्र में कौन शामिल था? बंकिम चंद्र मित्र। बनारस षड्यंत्र में कौन शामिल था? बंकिम चंद्र मित्र। स्वराज कथा पत्रिका का संपादन किया था बाल मुकुंद वाजपेयी। स्वराज कथा पत्रिका का संपादन किया था बाल मुकुंद वाजपेयी। किस पत्रिका के भारतीय संपादक को हटाकर सरकार ने उसके स्थान पर कनिंघम को नियुक्त किया गया? बिहारी पत्रिका के संपादक बाबू महेश्वरी प्रसाद को हटाकर उसके स्थान पर श्री कनिंघम की नियुक्ति की गई। किस पत्रिका के भारतीय संपादक को हटाकर सरकार ने उसके स्थान पर कनिंघम को नियुक्त किया गया? बिहारी पत्रिका के संपादक बाबू महेश्वरी प्रसाद को हटाकर उसके स्थान पर श्री कनिंघम की नियुक्ति की गई। और रेवती नाग को किस संस्था ने भागलपुर में क्रांति प्रचार के लिए भेजा था? ढाका अनुशीलन समिति। रेवती नाग को किस संस्था ने भागलपुर में क्रांति प्रचार के लिए भेजा था? ढाका अनुशीलन समिति। श्री सचिन बख्शी को बिहार में कहाँ गिरफ्तार किया गया था? भागलपुर। श्री सचिन बख्शी को बिहार में कहाँ गिरफ्तार किया गया था? भागलपुर में। बिहार के उस क्रांतिकारी का नाम बताइए जिसने सितंबर 1928 के हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी के बैठक में हिस्सा लिया था। तो फणींद्र नाथ घोष। बिहार के उस क्रांतिकारी का नाम बताइए जिसने सितंबर 1928 के हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी के बैठक में हिस्सा लिया था। फणींद्र नाथ घोष। बिहार युवक संघ की स्थापना हुई 1928 में। बिहार युवक संघ की स्थापना हुई 1928 में। 12 दिसंबर 1929 को बिहार नौजवान सम्मेलन पंडित प्रजापति मिश्र की अध्यक्षता में कहाँ हुई थी? मुंगेर में। 12 दिसंबर 1929 को बिहार नौजवान सम्मेलन पंडित प्रजापति मिश्र की अध्यक्षता में कहाँ हुई थी? मुंगेर। पटना युवक संघ की स्थापना कब हुई थी? 1927 में। पटना युवक संघ की स्थापना कब हुई थी? 1927 में। पटना युवक संघ के प्रथम अध्यक्ष थे कृष्ण बल्लभ साहा। पटना युवक संघ के प्रथम अध्यक्ष थे कृष्ण बल्लभ साहा। तरुण भारत संघ संबंधित था मुजफ्फरपुर। तरुण भारत संघ संबंधित था मुजफ्फरपुर। सरकारी गवाह बनने वाले बिहार के क्रांतिकारी थे फणींद्र नाथ घोष, मनोहर बनर्जी। सरकारी गवाह बनने वाले बिहार के क्रांतिकारी थे फणींद्र नाथ घोष, मनोहर बनर्जी दोनों। 1906 से 7 में पटना से द मदरलैंड नामक समाचार पत्र का प्रकाशन किसने किया था? बाबाजी ठाकुरदास। 1906 से 7 में पटना से द मदरलैंड नामक समाचार पत्र का प्रकाशन किसने किया था? बाबाजी ठाकुरदास। अनुशीलन समिति क्या थी? क्रांतिकारी संगठन। अनुशीलन समिति क्या थी? क्रांतिकारी संगठन। फणींद्र नाथ घोष की हत्या करने वाले क्रांतिकारी थे चंद्रमा सिंह एवं बैकुंठ शुक्ल। फणींद्र नाथ घोष की हत्या करने वाले क्रांतिकारी थे तो चंद्रमा सिंह एवं बैकुंठ शुक्ल। क्रांतिकारी पार्टी हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी का काम बिहार में किसे सौंपा गया? फणींद्र नाथ घोष एवं भगत सिंह। क्रांतिकारी पार्टी हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी का काम बिहार में किसे सौंपा गया था? फणींद्र नाथ घोष एवं भगत सिंह। बिहार के चर्चित महिलाएं कुसुम कुमारी देवी एवं सुश्री गौरीदास थी क्रांतिकारी। बिहार की चर्चित महिलाएं कुसुम कुमारी देवी एवं सुश्री गौरीदास थी क्रांतिकारी। चुनचुन पांडे थे बिहार के क्रांतिकारी नेता। चुनचुन पांडे थे बिहार के क्रांतिकारी नेता। तिनकठिया प्रथा संबंधित है चंपारण आंदोलन से। तिनकठिया प्रथा संबंधित है चंपारण आंदोलन से। महात्मा गांधी चंपारण किसके बुलावे पर गए थे? राजकुमार शुक्ल। महात्मा गांधी चंपारण किसके बुलावे पर गए थे? राजकुमार शुक्ल। तिनकठिया प्रथा सर्वाधिक प्रचलित थी चंपारण में। तिनकठिया प्रथा सर्वाधिक प्रचलित थी चंपारण में। चंपारण के नील किसानों के मामलों से संबंधित जांच समिति ने सरकार को सर्वसम्मत प्रतिवेदन पेश किया 4 अक्टूबर 1917 को। चंपारण के नील किसानों के मामलों से संबंधित जांच समिति ने सरकार को सर्वसम्मत प्रतिवेदन पेश किया था 4 अक्टूबर 1917 को। चंपारण आंदोलन की समाप्ति के उपरांत गांधी जी ने किसे अपने मोतिहारी के कार्यालय का कार्यभार सौंप कर वापस लौट गए? जनकधारी प्रसाद। चंपारण आंदोलन की समाप्ति के उपरांत गांधी जी ने किसे अपने मोतिहारी के कार्यकाल का कार्यभार सौंप कर वापस लौट गए? जनकधारी प्रसाद। गांधी ने सर्वप्रथम किस किसान आंदोलन में भाग लिया था? चंपारण में। गांधी जी ने सर्वप्रथम किस किसान आंदोलन में भाग लिया था? चंपारण में। चंपारण
आंदोलन से कौन संबंधित नहीं है? जयप्रकाश नारायण नहीं है, ये ऑप्शन के अनुसार। चंपारण आंदोलन से जयप्रकाश नारायण नहीं है। चंपारण प्रसिद्ध है एक आंदोलन के कारण जिसका संबंध था महात्मा गांधी से। चंपारण प्रसिद्ध है एक आंदोलन के कारण जिसका संबंध है महात्मा गांधी से। गांधी जी का चंपारण आंदोलन किस लिए था? नील की खेती करने वालों की समस्या समाधान के लिए। गांधी जी का चंपारण आंदोलन किस लिए था? नील की खेती करने वालों की समस्या समाधान के लिए। महात्मा गांधी द्वारा चंपारण सत्याग्रह प्रारंभ हुआ 1917 में। महात्मा गांधी द्वारा चंपारण सत्याग्रह प्रारंभ हुआ 1917 में। किस बिहारी नेता ने अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एक विशेष अधिवेशन अगस्त 1918 में बंबई में हुआ? सैयद हसन इमाम। किस बिहारी नेता ने अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एक विशेष अधिवेशन अगस्त 1918 में बंबई में किया था? सैयद हसन इमाम। 6 अप्रैल 1919 को पटना में एक विशाल जुलूस का नेतृत्व किया सैयद हसन इमाम ने। 6 अप्रैल 1919 को पटना में एक विशाल जुलूस का नेतृत्व किया सैयद हसन इमाम ने। बिहार में रोलैक्ट एक्ट के विरुद्ध आंदोलन प्रारंभ हुआ फरवरी 1919 में। बिहार में रोलैक्ट एक्ट के विरुद्ध आंदोलन प्रारंभ हुआ फरवरी 1919 में। खिलाफत आंदोलन का बिहार में नेतृत्व ग्रहण किया था मौलाना मजरुल हक। खिलाफत आंदोलन का बिहार में नेतृत्व ग्रहण किया था मौलाना मजरूल ने। बिहार प्रांतीय सम्मेलन का 12वें अधिवेशन 28 एवं 29 अगस्त 1920 को हुए जिसमें असहयोग का समर्थन तथा प्रस्ताव स्वीकृत किया गया। यह अधिवेशन कहाँ हुआ? भागलपुर में। बिहार प्रांतीय सम्मेलन का 12वें अधिवेशन 28 एवं 29 अगस्त 1920 को हुए जिसमें असहयोग का समर्थन तथा प्रस्ताव स्वीकृत किया गया। यह अधिवेशन कहाँ हुआ? भागलपुर में। हिंदी साप्ताहिक देश का प्रकाशन प्रारंभ किया राजेंद्र प्रसाद ने। हिंदी साप्ताहिक देश का प्रकाशन प्रारंभ हुआ राजेंद्र प्रसाद ने किया। बिहार के प्रथम राष्ट्रीय महाविद्यालय 1921 में स्थापित हुई थी पटना में। बिहार की प्रथम राष्ट्रीय महाविद्यालय 1921 में स्थापना हुई थी पटना में। बिहार विद्यापीठ का उद्घाटन हुआ था 6 अप्रैल 1921 को। बिहार विद्यापीठ का उद्घाटन हुआ था 6 अप्रैल 1921 को। बिहार विद्यापीठ के प्रथम कुलपति बने थे मजरूल हक। बिहार विद्यापीठ के प्रथम कुलपति बने थे मजरूल हक। मोहम्मद जुबैर ने असहयोग आंदोलन में किस जिला का नेतृत्व किया? मुंगेर। मोहम्मद जुबैर ने असहयोग आंदोलन में किस जिला का नेतृत्व किया? मुंगेर। एक सरकारी रिपोर्ट के अनुसार असहयोग आंदोलन के दौरान कहाँ स्थिति सबसे गंभीर थी? तिरहुत। एक सरकारी रिपोर्ट के अनुसार असहयोग आंदोलन के दौरान कहाँ स्थिति सबसे गंभीर थी? तिरहुत। बिहार के असहयोग आंदोलनकारी मौलवी मोहम्मद शफी किस जिले से संबंधित है? मुजफ्फरपुर। बिहार के असहयोग आंदोलनकारी मौलवी मोहम्मद शफी किस जिले से संबंधित है? मुजफ्फरपुर से संबंधित है। मदरलैंड नामक अखबार प्रारंभ किया मजरूल हक ने। मदरलैंड नामक अखबार प्रारंभ किया मजरूल हक ने। बिहार ने तिलक स्वराज फंड के लिए कितनी धनराशि एकत्र किए? 7.5 लाख रुपये। बिहार ने तिलक स्वराज फंड के लिए कितनी धनराशि एकत्र किए? 7.5 लाख रुपये। अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के किस वर्ष के अधिवेशन में बिहार राज्य को अखिल भारतीय कार्यकारिणी समिति में एक स्थान दिया गया? जुलाई 1921। अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के किस वर्ष के अधिवेशन में बिहार राज्य को अखिल भारतीय कार्यकारिणी समिति में एक स्थान दिया गया? जुलाई 1921। अगस्त 1921 की बिहार यात्रा के दौरान गांधी जी को किस जगह के नागरिकों ने अभिनंदन पत्र प्रदान किया? बिहार शरीफ। अगस्त 1921 की बिहार यात्रा के दौरान गांधी जी को किस जगह के नागरिकों ने अभिनंदन पत्र प्रदान किया? बिहार शरीफ। बिहार में असहयोग आंदोलन के विदेशी वस्त्र बहिष्कार कार्यक्रम पर कहाँ विशेष ध्यान दिया गया? भागलपुर। बिहार में असहयोग आंदोलन के विदेशी वस्त्र बहिष्कार कार्यक्रम पर कहाँ विशेष ध्यान दिया गया? तो भागलपुर में दिया गया। बिहार कौमी सेवक दल की स्थापना हुई थी 27 नवंबर 1921 को। बिहार कौमी सेवक दल की स्थापना हुई थी 27 नवंबर 1921 को। बिहार में असहयोग आंदोलन के दौरान बाबू तारापद बनर्जी पर किस नाम का इश्तहार छापने के अभियोग में मुकदमा चलाया गया? विदेशिया। बिहार में असहयोग आंदोलन के दौरान बाबू तारापद बनर्जी पर किस नाम का इश्तहार छापने के अभियोग में मुकदमा चलाया गया? विदेशिया। बिहार में कहाँ 1922 में झंडा से संबंधित विवाद हुआ? भागलपुर। बिहार में कहाँ 1922 में झंडा से संबंधित विवाद हुआ? भागलपुर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 37वां अधिवेशन 1922 में कहाँ हुआ? गया में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 37वां अधिवेशन 1922 में कहाँ हुआ? गया में। स्वराज पार्टी का गठन कब हुआ? 1 जनवरी 1923 को। स्वराज पार्टी का गठन कब हुआ? 1 जनवरी 1923 को। बिहार में स्वराज पार्टी के प्रथम अध्यक्ष बने श्री नारायण प्रसाद। बिहार में स्वराज पार्टी के प्रथम अध्यक्ष बने श्री नारायण प्रसाद।
1923 में हुए विधानमंडल के आम चुनाव में स्वराज पार्टी ने बिहार में विधानसभा के कितने सीटों पर विजय प्राप्त की थी? 8। 1923 में हुए विधानमंडल के आम चुनाव में स्वराज पार्टी ने बिहार में विधानसभा की कितनी सीटों पर विजय प्राप्त किया था? 8। सर्चलाइट अखबार निकालना प्रारंभ किया था सच्चिदानंद सिन्हा एवं हसन इमाम ने। सर्चलाइट अखबार निकालना प्रारंभ किया था सच्चिदानंद सिन्हा एवं हसन इमाम ने। बिहार में हसन इमाम के निर्देशन में प्रांतीय लीग की स्थापना हुई थी 1921 में। बिहार में हसन इमाम के निर्देशन में प्रांतीय लीग की स्थापना हुई थी 1921 में। 1921 में गांधी जी ने पटना में उद्घाटन किया था बिहार विद्यापीठ का, बिहार नेशनल कॉलेज का। 1921 में गांधी जी ने पटना में उद्घाटन किया था बिहार विद्यापीठ का, बिहार नेशनल कॉलेज का। बिहार में किस आंदोलन के समय मुठिया प्रथा चालू की गई थी? असहयोग आंदोलन। बिहार में किस आंदोलन के समय मुठिया प्रथा चालू की गई थी? असहयोग आंदोलन। अखिल भारतीय चर्चा संघ का जन्म कहाँ हुआ था? पटना में। अखिल भारतीय चर्चा संघ का जन्म कहाँ हुआ था? पटना में। बिहार का कौन सा स्थान गांधी जी के शब्दों में तीर्थ स्थान था? जीरादेई। बिहार का कौन सा स्थान गांधी के शब्दों में तीर्थ स्थान था? जीरादेई। अपने जनवरी 1927 के बिहार दौरे से गांधी ने दास स्मारक अधिकोष के लिए कितनी राशि इकट्ठा की थी? तो याद रखिएगा 40,685 रुपये। अपने जनवरी 1927 के बिहार दौरे से गांधी ने दास स्मारक अधिकोष के लिए कितनी राशि इकट्ठा की थी? 40,685। मधुबनी में एक खादी उत्पादन केंद्र की स्थापना की थी श्री राम विनोद सिंह ने। मधुबनी में एक खादी उत्पादन केंद्र की स्थापना की थी श्री राम विनोद सिंह ने। बिहार में खादी की काफ़ी प्रगति किनके नेतृत्व में हुआ था? राजेंद्र प्रसाद। बिहार में खादी की काफ़ी प्रगति किनके नेतृत्व में हुआ था? राजेंद्र प्रसाद। मुंगेर में 1922 से 23 में किसकी अध्यक्षता में किसान सभा स्थापित हुई थी? शाह मोहम्मद जुबैर। मुंगेर में 1922 से 23 में किसकी अध्यक्षता में किसान सभा स्थापित हुई थी? शाह मोहम्मद जुबैर। बिहार प्रांतीय किसान सभा के प्रथम अध्यक्ष थे स्वामी सहजानंद। बिहार प्रांतीय किसान सभा के प्रथम अध्यक्ष थे स्वामी सहजानंद। 29 से 30 अगस्त 1934 को गया में आयोजित द्वितीय बिहार प्रांतीय किसान सम्मेलन की अध्यक्षता की पुरुषोत्तम दास टंडन ने। 29 से 30 अगस्त 1934 को गया में आयोजित द्वितीय बिहार प्रांतीय किसान सम्मेलन की अध्यक्षता की पुरुषोत्तम दास टंडन। बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी ने किसकी अध्यक्षता में एक किसान जांच समिति की स्थापना की थी? राजेंद्र प्रसाद। बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी ने किसकी अध्यक्षता में एक किसान जांच समिति की स्थापना की थी? राजेंद्र प्रसाद। नवंबर 1936 में बीरपुर भागलपुर में प्रांतीय किसान सभा का एक अधिवेशन हुआ जिसकी अध्यक्षता की थी जयप्रकाश नारायण एवं स्वामी सहजानंद ने। नवंबर 1936 में बीरपुर भागलपुर में प्रांतीय किसान सभा का एक अधिवेशन हुआ जिसकी अध्यक्षता की थी जयप्रकाश नारायण ने और स्वामी सहजानंद ने। बिहार सोशलिस्ट पार्टी की औपचारिक स्थापना 1934 में कहाँ हुई थी? अंजुमन इस्लामिया हॉल पटना। बिहार सोशलिस्ट पार्टी की औपचारिक स्थापना 1934 में कहाँ हुई थी? अंजुमन इस्लामिया हॉल पटना। अप्रैल 1939 में अखिल भारतीय किसान सम्मेलन का वार्षिक अधिवेशन आयोजित किया गया था गया में। अप्रैल 1939 में अखिल भारतीय किसान सम्मेलन का वार्षिक अधिवेशन आयोजित किया गया था गया में। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक पटना में हुई वर्ष 1934 में। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक पटना में हुई वर्ष 1934 में। जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से संबंधित थे? समाजवादी। जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से संबंधित थे? समाजवादी। अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की थी? स्वामी सहजानंद ने। अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की थी? स्वामी सहजानंद ने की थी। बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की औपचारिक गठन हुआ 1934 में। बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की औपचारिक गठन हुआ था 1934 में। बिहार के गया में किसान आंदोलन को निम्न में किसने जागृत किया था? तो याद रखिएगा जदू नंदन शर्मा। बिहार के गया में किसान आंदोलन को निम्न में किसी ने जागृत किया था? तो जदू नंदन शर्मा। बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना कब हुई थी? नवंबर 1929 में। बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना कब हुई थी? नवंबर 1929 में। 16 नवंबर 1927 को प्रकाशित लीडर्स मैनिफेस्टो में इनमें से बिहार के किन नेता का हस्ताक्षर नहीं था? मजरूल हक का नहीं था। 16 नवंबर 1927 को प्रकाशित लीडर्स मैनिफेस्टो
मैनिफेस्टो में इनमें से बिहार के किन नेता का हस्ताक्षर नहीं था? मजरूल हक का नहीं था। साइमन कमीशन के पटना आने से कुछ दिन पूर्व 6 दिसंबर 1928 को प्रांतीय सम्मेलन पटना में हुआ। इसकी अध्यक्षता किया था श्री अनुग्रह नारायण सिंह। साइमन कमीशन के पटना आने से कुछ दिन पूर्व 6 दिसंबर 1928 को प्रांतीय सम्मेलन पटना में हुआ। इसकी अध्यक्षता किया था श्री अनुग्रह नारायण सिंह ने किया था। साइमन कमीशन पटना कब आया था? 12 दिसंबर 1928 को। साइमन कमिश्नर पटना कब आया था कमीशन दोस्तों? 12 दिसंबर 1928 को। बिहार में नमक सत्याग्रह सर्वप्रथम कहाँ से शुरू हुआ? चंपारण एवं सारण से। बिहार में नमक सत्याग्रह सर्वप्रथम कहाँ से शुरू हुआ? चंपारण एवं सारण से। पटना में नमक सत्याग्रह कब शुरू हुआ? 16 अप्रैल 1930 को। पटना में नमक सत्याग्रह कब शुरू हुआ? 16 अप्रैल 1930 को। बिहार में चौकीदारी करबंदी आंदोलन सर्वप्रथम शुरू हुआ था बेतिया में। बिहार में करबंदी आंदोलन सर्वप्रथम शुरू हुआ था बेतिया में। पटना में अखिल भारतीय महिला सम्मेलन का अधिवेशन हुआ था 1929 में। पटना में अखिल भारतीय महिला सम्मेलन का अधिवेशन हुआ था 1929 में। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान किसकी अध्यक्षता में मुसलमानों ने पटना में एक संगठन की स्थापना की? प्रोफेसर अब्दुल बारी। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान किसकी अध्यक्षता में मुसलमानों ने पटना में एक संगठन की स्थापना किया? प्रोफेसर अब्दुल बारी। चौकीदारी करबंदी आंदोलन के प्रणेता कौन थे? अनुराग सिंह। चौकीदारी करबंदी आंदोलन के प्रणेता थे तो अनुराग सिंह। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान छपरा जेल में जेल कैदियों ने नंगी हड़ताल किस मांग को लेकर की? स्वदेशी वस्त्र की मांग। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान छपरा जेल में जेल कैदियों ने नंगी हड़ताल किस मांग को लेकर की? स्वदेशी वस्त्र मांग। सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय 15 फरवरी 1932 कहाँ पुलिस को गोली से 15 आंदोलनकारी की मृत्यु हो गई थी? तारापुर। सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय 15 फरवरी 1932 को कहाँ पुलिस की गोली से 15 आंदोलनकारी की मृत्यु हो गई थी? तारापुर में। 6 नवंबर 1932 को अस्पृश्यता निवारण से संबंधित एक सम्मेलन पटना के अंजुमन इस्लामिया हॉल में हुआ। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? राजा राधिका रमन प्रसाद सिंह। 6 नवंबर 1932 को अस्पृश्यता निवारण से संबंधित एक सम्मेलन पटना के अंजुमन इस्लामिया हॉल में हुआ। इसकी अध्यक्षता किसने किया? राजा राधिका रमन प्रसाद सिंह। 1934 में भूकंप राहत के लिए बिहार केंद्रीय रिलीफ कमेटी की स्थापना हुई, जिसके अध्यक्ष नियुक्त हुए श्री राजेंद्र प्रसाद। 1934 में भूकंप राहत के लिए बिहार केंद्रीय रिलीफ कमेटी की स्थापना हुई, जिसके अध्यक्ष नियुक्त हुए श्री राजेंद्र प्रसाद। मई 1934 में किस शहर में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक हुई, जिसमें कांग्रेस संसदीय बोर्ड का गठन किया गया? पटना में। मई 1934 में किस शहर में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक हुई, जिसमें कांग्रेस संसदीय बोर्ड के गठन किया गया? पटना में। बिहार में मैजिक लालटेन का लेक्चर किस आंदोलन का एक हिस्सा था? सविनय अवज्ञा आंदोलन। बिहार में मैजिक लालटेन का लेक्चर किस आंदोलन का एक हिस्सा था? सविनय अवज्ञा आंदोलन का। हसन इमाम की पुत्री का नाम क्या था? समी। हसन इमाम की पुत्री का नाम समी था। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 5 जुलाई 1930 को कहां से गिरफ्तार किया गया? छपरा से। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 5 जुलाई 1930 को कहां से गिरफ्तार किया गया? छपरा। बिहार में द्वैध शासन का प्रारंभ कब हुआ था? तो 29 दिसंबर 1920 को। बिहार में द्वैध शासन का प्रारंभ कब हुआ? तो 29 दिसंबर 1920 को। बिहार में द्वैध शासन प्रारंभ होने के समय बिहार के गवर्नर बने सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा। बिहार में द्वैध शासन प्रारंभ होने के समय बिहार के गवर्नर बने सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा। बिहार से अलग कर उड़ीसा को नया प्रांत बनाया गया 1936 में। बिहार से अलग कर उड़ीसा को नया प्रांत बनाया गया 1936 में। 1937 के बिहार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का कुल कितनी सीटें प्राप्त हुई थी? 98। 1937 के बिहार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का कुल कितनी सीटें प्राप्त हुई थी? कांग्रेस को 98। 1937 के बिहार विधानसभा चुनाव के फलस्वरूप सरकार गठन के समय बिहार के राज्यपाल थे कौन थे? तो एम.जी. हैलेट। 1937 के बिहार विधानसभा चुनाव के फलस्वरूप सरकार गठन के समय बिहार के राज्यपाल थे तो एम.जी. हैलेट थे। बिहार के पहले भारतीय प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री हैं मोहम्मद यूनुस। बिहार के पहले भारतीय प्रधानमंत्री तो मोहम्मद यूनुस, प्रधानमंत्री नहीं मुख्यमंत्री होगा मोहम्मद यूनुस होगा। बिहार में पहला कांग्रेस मंत्रिमंडल का गठन कब हुआ था? 20 जुलाई 1937। बिहार में पहला कांग्रेस मंत्रिमंडल का गठन कब हुआ था? 20 जुलाई 1937। बिहार के
पहला कांग्रेस मंत्रिमंडल का गठन कब हुआ था? 20 जुलाई 1937। बिहार के कांग्रेसी मंत्रिमंडल ने अपना त्यागपत्र राजबंदियों के मामले को लेकर कब दिया था? 15 फरवरी 1938। बिहार के कांग्रेसी मंत्रिमंडल ने अपना त्यागपत्र राजबंदियों के मामले को लेकर कब दिया था? 15 फरवरी 1938। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का 26वां अधिवेशन 26 दिसंबर 1938 को कहाँ संपन्न हुआ? पटना में। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का 26वां अधिवेशन 26 दिसंबर 1938 को कहाँ संपन्न हुआ? पटना में। किस वर्ष उड़ीसा बिहार से पृथक हुआ था? 1936। किस वर्ष उड़ीसा बिहार से पृथक हुआ था? 1936। रेगुलेटिंग एक्ट के प्रावधानों के अंतर्गत बिहार के लिए एक प्रांतीय सभा की विधानसभा से चुने गए 1774 में। रेगुलेटिंग एक्ट के प्रावधानों के अंतर्गत बिहार के लिए एक प्रांतीय सभा की विधानसभा से चुने गए 1774 में चुने गए। बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रथम सत्याग्रही कौन थे? श्री कृष्ण सिंह। बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रथम सत्याग्रही कौन थे? श्री कृष्ण सिंह। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किसने सरकारी नीति के विरोध में महाधिवक्ता और एडवोकेट जनरल के पद से त्यागपत्र दे दिया था? बलदेव साहब। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किसने सरकारी नीति के विरोध में महाधिवक्ता एडवोकेट जनरल के पद से त्यागपत्र दे दिया था? बलदेव साहब। भारत छोड़ो आंदोलन के क्रम में 11 अगस्त 1942 को पटना सचिवालय में पुलिस गोलीकांड में मरने वाले छात्रों की संख्या थी 7। भारत छोड़ो आंदोलन के क्रम में 11 अगस्त 1942 को पटना सचिवालय में पुलिस गोलीकांड में मरने वाले छात्रों की संख्या थी 7। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सरकार ने निम्न में से कौन सी अखबार का प्रकाशन प्रारंभ किया? पटना न्यूज। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सरकार ने निम्न में से कौन सी अखबार का प्रकाशन प्रारंभ किया? पटना न्यूज। 13 अगस्त 1942 को कहाँ झंडा फहराने के क्रम में 13 वर्षीय बालक ध्रुव कुमार की मृत्यु पुलिस की गोली से हुई थी? कटिहार। 13 अगस्त 1942 को कहाँ झंडा फहराने के क्रम में 13 वर्षीय बालक ध्रुव कुमार की मृत्यु पुलिस की गोली से हुई थी? कटिहार। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किस प्रमंडल में लगभग 2 महीनों तक जनता का शासन रहा? तिरहुत। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किस प्रमंडल में लगभग 2 महीने तक जनता का शासन रहा? तिरहुत। भारत छोड़ो आंदोलन से उत्पन्न दंगे किस क्षेत्र में सबसे अधिक व्यापक रहे? बिहार संयुक्त प्रांत। भारत छोड़ो आंदोलन से उत्पन्न दंगे किस क्षेत्र में सबसे अधिक व्यापक रहे? बिहार संयुक्त प्रांत में। भारत छोड़ो आंदोलन के क्रम में 9 अगस्त 1942 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को गिरफ्तार करके किस जेल में रखा गया? बांकीपुर पटना। भारत छोड़ो आंदोलन के क्रम में 9 अगस्त 1942 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को गिरफ्तार किस जेल में करके रखा गया? बांकीपुर पटना। जयप्रकाश नारायण किस आंदोलन से संबंधित थे? भारत छोड़ो आंदोलन। जयप्रकाश नारायण किस आंदोलन से संबंधित थे? भारत छोड़ो आंदोलन। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की बहन थी भगवती देवी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की बहन थी भगवती देवी। अगस्त 1942 में कहाँ विमान दुर्घटनाग्रस्त हुई जिसमें सवार 2 विमान चालकों को लोगों ने मार दिया था? मुंगेर। अगस्त 1942 में कहाँ विमान दुर्घटनाग्रस्त हुई थी जिसमें सवार 2 विमान चालकों को लोगों ने मार दिया था? मुंगेर। भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार में कौन सा दल सक्रिय था? सियाराम दल। भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार में कौन सा दल सक्रिय था? सियाराम दल। बिहार में बीरपुर की घटना का संबंध है भारत छोड़ो आंदोलन से। बिहार में बीरपुर की घटना का संबंध है भारत छोड़ो आंदोलन से। भागलपुर में एक आज़ाद दस्ते का गठन किया था सियाराम सिंह ने। भागलपुर में एक आज़ाद दस्ते का गठन किया था सियाराम सिंह ने। जयप्रकाश दिवस मनाया गया फरवरी 1946 में। जयप्रकाश दिवस मनाया गया फरवरी 1946 में। बिहार के फॉरवर्ड ब्लॉक के नेता थे शिलभद्र याची। बिहार के फॉरवर्ड ब्लॉक के नेता थे शिलभद्र याची। 1946 के चुनाव में बिहार में विधानसभा के 152 स्थानों में कांग्रेस को सीटें प्राप्त हुई थी 98। 1946 के चुनाव में बिहार के विधानसभा के 152 स्थानों में कांग्रेस को सीटें प्राप्त हुई थी 98। भारत की स्वतंत्रता के बाद बिहार के प्रथम राज्यपाल थे जयराम दास दौलत राम। भारत की स्वतंत्रता के बाद बिहार के प्रथम राज्यपाल थे जयराम दास दौलत राम। बिहार के कौन से राज्यपाल थे जिनका कार्यकाल स्वतंत्रता पूर्व से स्वतंत्रता बाद तक रहा था? जयराम दास दौलत राम। बिहार के कौन से राज्यपाल थे जिनका कार्यकाल स्वतंत्रता पूर्व से स्वतंत्रता बाद तक रहा था? जयराम दास दौलत राम। मुस्लिम लीग की प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस की घोषणा के बाद में पूर्ण हड़ताल हुई 16 अगस्त 1946 को। मुस्लिम लीग की प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस की घोषणा के बाद में पूर्ण हड़ताल हुई 16 अगस्त 1946 को हुई। तीव्रता और विस्तार की दृष्टि से भारत छोड़ो आंदोलन में अग्रणी था बिहार। तीव्रता और विस्तार की दृष्टि से भारत छोड़ो आंदोलन में अग्रणी था बिहार। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सारण में किसने पुलिस थाने को जला दिया था?
तो जगलाल चौधरी। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सारण में किसने पुलिस थाने को जला दिया था? जगलाल चौधरी। 9 अगस्त 1946 को स्वतंत्र भारत का संविधान बनाने के लिए संविधान सभा का सत्र किनकी अध्यक्षता में आरंभ हुआ था? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। 9 अगस्त 1946 को स्वतंत्र भारत का संविधान बनाने के लिए संविधान सभा का सत्र किनकी अध्यक्षता में आरंभ हुआ था? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। जयप्रकाश नारायण की पत्नी का नाम क्या था? प्रभावती देवी। जयप्रकाश नारायण की पत्नी का नाम क्या था? प्रभावती देवी। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के दौरान उत्तरी बिहार और नेपाल की सीमा पर किसने छापामार संघर्ष का नेतृत्व किया था? जयप्रकाश नारायण। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के दौरान उत्तरी बिहार नेपाल की सीमा पर किसने छापामार संघर्ष का नेतृत्व किया था? जयप्रकाश नारायण। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जगत लाल चौधरी ने कहाँ के लोगों को प्रोत्साहित किया कि वे थाने को जला दें और दरोगा को बोरे में डालकर नदी में फेंक दें? सारण जिला। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जगत लाल चौधरी ने कहाँ के लोगों को प्रोत्साहित किया कि वे थाने को जला दें और दरोगा को बोरे में डालकर नदी में फेंक दें? सारण जिला। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 12 अगस्त 1942 को भागलपुर कारागार ले जाते समय किस स्वतंत्रता सेनानी को विद्यार्थियों ने पुलिस से छुड़ा लिया था? सरस्वती देवी। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 12 अगस्त 1942 को भागलपुर कारागार ले जाते समय किस स्वतंत्रता सेनानी को विद्यार्थियों ने पुलिस से छुड़ा लिया था? सरस्वती देवी। देश के किस राज्य में सबसे पहले जमींदारी उन्मूलन कानून बना? बिहार। देश के किस राज्य में सबसे पहले जमींदारी उन्मूलन कानून बना दोस्तों? बिहार। स्वतंत्रता के उपरांत बिहार में उग्र छात्र आंदोलन की शुरुआत कब हुई? 1955 में। स्वतंत्रता के उपरांत बिहार में उग्र छात्र आंदोलन की शुरुआत कब हुई? 1955 में। बिहार के किस नदी बांध के लिए बिहार बार श्रमदान का प्रयोग हुआ? सेवक समाज का गठन किया गया? कोसी बांध। बिहार के किस नदी बांध के लिए पहली बार श्रमदान का प्रयोग हुआ? श्रमदान का प्रयोग हुआ, सेवक समाज का गठन किया गया? कोसी बांध। कोसी बांध याद रखिएगा। नेक्स्ट, बिहार में 1967 में जिगर का टुकड़ा कहा था? महामाया प्रसाद ने छात्रों को जिगर का टुकड़ा कहा था। बिहार में 1967 में जिगर का टुकड़ा कहा था? महामाया प्रसाद ने छात्रों को जिगर का टुकड़ा कहा था। बिहार में नक्सलवाद की शुरुआत कब से हुई? 1967 से 69 में। बिहार में नक्सलवाद की शुरुआत कब से हुई? 1967 से 69 में। देश में पहली बार राजनीतिक जांच आयोग का गठन किस राज्य में हुआ? बिहार में। देश में पहली बार राजनीतिक जांच आयोग का गठन किस राज्य में हुआ? बिहार में। बिहार में पहली गैर कांग्रेसी सरकार के मुख्यमंत्री थे महामाया प्रसाद। बिहार में पहली गैर कांग्रेसी सरकार के मुख्यमंत्री थे महामाया प्रसाद। संपूर्ण क्रांति देश के किस राज्य से संबंधित है? बिहार से। संपूर्ण क्रांति देश के किस राज्य से संबंधित है? बिहार से। बिहार राज्य के सीमाओं का स्वतंत्रता उपरांत सर्वप्रथम गठन कब हुआ? 1956। बिहार राज्य के सीमाओं का स्वतंत्रता उपरांत सर्वप्रथम गठन कब हुआ? 1956। संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? जयप्रकाश नारायण। संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? जयप्रकाश नारायण। बिहार के किस आंदोलन को दूसरी जंग आजादी कहा गया था? संपूर्ण क्रांति। बिहार के किस आंदोलन को दूसरी जंग आजादी होगा दोस्तों? आजादी कहा गया था? संपूर्ण क्रांति। बिहार के 1974 के छात्र आंदोलन का नाम संपूर्ण क्रांति किसने दिया था? जयप्रकाश नारायण। बिहार के 1974 के छात्र आंदोलन का नाम संपूर्ण क्रांति किसने दिया था? जयप्रकाश नारायण। बिहार में संपूर्ण क्रांति का आह्वान कब किया गया? 5 जून 1974 को। बिहार में संपूर्ण क्रांति का आह्वान कब किया गया? 5 जून 1974 को। उर्दू को दूसरी राजभाषा का दर्जा देने वाला देश का पहला राज्य है बिहार। उर्दू को दूसरी राजभाषा का दर्जा देने वाला देश का पहला राज्य है तो बिहार है दोस्तों। बिहार की चर्चित गंगा जल की घटना घटी भागलपुर में। बिहार की चर्चित गंगा जल की घटना घटी थी भागलपुर में। महात्मा गांधी सेतु पुल का उद्घाटन हुआ 1982 में। महात्मा गांधी सेतु पुल का उद्घाटन हुआ 1982 में। बिहार में डीएमजी किसनैया हत्याकांड की घटना घटी दिसंबर 1994 में। बिहार में डीएमजी किसनैया हत्याकांड की घटना घटी दिसंबर 1994 में। बिहार में जहानाबाद में जेल लूट की घटना कब घटी थी? 13 नवंबर 2005। बिहार के जहानाबाद में जेल लूट की घटना कब घटी थी? 13 नवंबर 2005। बिहार में सर्वाधिक लोकप्रियता किस सिलसिले या सूफी संप्रदाय को मिली? फिरदौसी। बिहार में सर्वाधिक लोकप्रियता किस सिलसिले या सूफी संप्रदाय को मिली? फिरदौसी। बिहार के प्रसिद्ध संत मखदूम शरफुद्दीन मनेरी की मृत्यु हुई थी बिहार शरीफ में। बिहार के प्रसिद्ध संत मखदूम शरफुद्दीन मनेरी की मृत्यु हुई थी बिहार शरीफ में। सिख गुरुओं में सर्वप्रथम बिहार का भ्रमण किया गुरु नानक देव। सिख गुरुओं में सर्वप्रथम बिहार का भ्रमण किया गुरु नानक देव ने किया था।
गुरु गोविंद सिंह का जन्म कब हुआ था? तो 26 दिसंबर 1966 को। गुरु गोविंद सिंह का जन्म कब हुआ था? 26 दिसंबर 1966 को। बिहार में ईसाई धर्म का प्रचार सर्वप्रथम किया था पादरियों ने रोमन कैथोलिक से। बिहार में ईसाई धर्म का प्रचार सर्वप्रथम किया था, तो याद रखिए पादरियों ने किया था रोमन कैथोलिक से। और यहीं पे दोस्तों इसमें जितनी भी दिया गया था 500 टोटल मिला के 500 वन लाइनर क्वेश्चन दिया गया था बिहार से रिलेटेड, जो मोस्ट VBI है दोस्तों। इसे हम लोग शुरू से लेके अंत तक पेज बाय पेज, लाइन बाय लाइन और क्वेश्चन नंबर बाय नंबर दोस्तों हम लोग कंप्लीट किए। यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा? आशा करते हैं कि यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, कम से कम एक दोस्तों को इस चैनल के बारे में बताइएगा। आशा करते दोस्तों इतना हेल्प आप जरूर कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों दूसरे वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे ऑल ऑफ यू।